सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 है हमारा। जैसा कि तुमको दिख रहा है यहाँ पर चैप्टर का नाम है हमारे आसपास का पदार्थ। अब ये जो चैप्टर है बिल्कुल आसान सा चैप्टर है और इस चैप्टर को पूरा एक ही वीडियो में यानी कि एक ही लेक्चर में हम लोग खत्म करने वाले हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कुछ भी बातें इसमें छूटने वाली है। हर एक बात जो कवर करना चाहिए, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए जरूरी है, जो तुम्हारे लिए जरूरी है, हर एक बात कवर होने वाली है। और ढेर सारे हम क्वेश्चंस भी यहाँ पर जो जरूरी क्वेश्चंस है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर चैप्टर के नाम पे गौर करें ना, तो चैप्टर का नाम क्या, हमारे आसपास के पदार्थ। दो बातें यहाँ पर आ रही है जिसको तुमको यहाँ पर समझ लेना है। पहला आ रहा है हमारे आसपास, आसपास का मतलब होता है हमारा सराउंडिंग, और दूसरा आ रहा है पदार्थ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पदार्थ होता क्या है, किसको बोलेंगे। एक बार तो रूपरेखा देख ले। तुम्हारे आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं, तुम्हारे आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं, तुम्हारा पेन हो गया, तुम्हारा नोटबुक हो गया, तुम्हारा बुक हो गया, तुम जिस मोबाइल फोन पे वीडियो देख रहे हो मोबाइल फोन हो गया, तुम्हारे क्लोथ्स हो गए, तुम्हारा बाइसिकल हो गया, सारे के सारे पदार्थ है या पदार्थों से मिलकर के बने हुए हैं। बट क्या अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पदार्थ क्या होता है तो यही डिफिनेशन लिखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ये डिफिनेशन नहीं लिखना, ये उदाहरण हो गया पदार्थ का। फिर लिखेंगे क्या? अब पदार्थ के डिफिनेशन पे चलने से पहले एक सिंपल सा उदाहरण है, आओ हम इसके बारे में बात करते हैं और इसको देखो और बताओ ये है क्या। अगर तुम इसको देख पा रहे हो तो इजिली बता सकते हो कि यह एक बुक है। बट हमने क्या कहा? हमने कहा कि तुम्हारे आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं सब का सब पदार्थ है, तो ये बुक भी तो पदार्थ है। अब बुक अगर पदार्थ है तो गौर से देखना, बुक को रखने के लिए जगह की आवश्यकता है, और कोई भी वस्तु जितना जगह घेरता है उस वस्तु का आयतन कहलाता है। मतलब अगर कोई वस्तु पदार्थ है तो उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा, या पदार्थ में आयतन होता है, पदार्थ जगह घेरता है। दूसरी बात, इस बुक में कुछ ना कुछ भार है, मतलब इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। मतलब अगर कोई वस्तु पदार्थ है तो उसमें द्रव्यमान होगा या पदार्थों में द्रव्यमान होता है। तीसरी बात, चूंकि इसमें भार है इसलिए इसको अगर उठा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे तो हमको अब थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मतलब ये जो किताब है, बुक है, ये अवरोध उत्पन्न कर रहा है। अब यहां से अगर हम बात करें तो पदार्थ की परिभाषा के बारे में बात करें तो पदार्थ की सिंपल सी परिभाषा बनती है यहाँ पर कि ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो या भार हो या जो अवरोध उत्पन्न कर सके, पदार्थ कहलाता है। कुछ उदाहरण है हमारे पास, ये डिफिनेशन आ गया तुम्हारा। कुछ उदाहरण है जैसे कि यहाँ पर बता दो, ये जो है तुम्हारे पास सोफा है, कार हो सकता है, बुक हो सकता है और मोबाइल फोन हो सकता है। इन चारों उदाहरण में बात करें, क्या ये चारों स्थान घेरते हैं कि नहीं घेरते हैं? अगर कहीं रखने के लिए जाएंगे सोफा को, कार को, तो स्थान तो लगेगा ना, तो मतलब इसमें आयतन होता है। क्या इसमें भार होता है कि नहीं? बिल्कुल भार होता है। क्या ये अवरोध उत्पन्न करता है कि नहीं? बिल्कुल अवरोध उत्पन्न करता है। इसका मतलब ये चारों के चारों क्या है? पदार्थ के उदाहरण। बातें क्लियर है? समझ में आगे बढ़े। चलो जी, यहां पर अब हमको समझना है कि पदार्थ के प्रकार कितने हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें भौतिक गुण धर्म के आधार पर पदार्थ के, तो पदार्थ के 3 प्रकार हैं, ठोस, द्रव और गैस। यानी कि हम बोल सकते हैं भौतिक गुण धर्म के आधार पर या पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, जिनमें से एक ठोस है, दूसरा द्रव है, तीसरा गैस है। अगर ठोस की बात कर ले तो ऐसी वस्तुएं जो कठोर होती है, जिसको हम पकड़ सकते हैं, उसको हम ठोस बोलते हैं। एक मेनली एक रफ आइडिया दे रहे, जैसे कि ये माउस हो गया, माउस को हम पकड़े हुए, ये कठोर होता है, ये आकार अपना नहीं बदलता है, तो ये क्या हो गया? ठोस हो गया। जैसे कि माउस बता दिया हमने, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक है। इसके अलावा ईंट हो गया, तुम्हारा मिट्टी भी ठोस होता है, चौक हो गया, ये ठोस होता है, ठीक है। तुम्हारा बुक भी ठोस है, तो ये सब ठोस है। दूसरी ओर बात करें द्रव के बारे में तो पानी द्रव है, रक्त द्रव है, दूध द्रव है, पेट्रोल द्रव है, तो ये सारे द्रव्य के उदाहरण हैं। फिर बात करें गैस के, तो गैस के उदाहरण में ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैस के उदाहरण हैं। ये तो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। बट अगर हम रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं तो फिर भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं यहाँ पर निकल के आती है, तत्व, यौगिक और मिश्रण, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले। इस चैप्टर में बेसिकली हमको ठोस, द्रव और गैस के बारे में ही डिटेल से पढ़ना है, ठीक है जी। आ जाओ जी। अब सवाल उठता है पदार्थ जो है वो कैसे बने होते हैं। ये हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो पुराने समय में क्या माना जाता था, जो पदार्थ दिख रहा है बस वही पदार्थ वैसा ही बना हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये माउस दिख रहा है ना, तो माउस और किसी तरह से नहीं बना हुआ है, बस यही पदार्थ है। बट अब आधुनिक प्रयोगों से यह स्पष्ट हो चुका है कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। क्योंकि माउस को यदि तोड़ेंगे या फिर ये पेन है, पेन को तोड़ेंगे तो ये 2 टुकड़ा में बटेगा, 2 टुकड़ा से 4 टुकड़ा होगा, 4 टुकड़ा से 8 टुकड़ा होगा, ये तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। और इसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट भी आगे करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे पदार्थ किस प्रकार से छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं।
ये बट हमारे अगर ऋषि मुनि महात्मा के बारे में बात करें, जो बहुत समय पहले उन्होंने क्या बताया कि पदार्थ जो है वो लकड़ी की गुटिका की भांति होता है। मतलब पदार्थ जो है वो लकड़ी के टुकड़े की भांति होता है, वो कणों से मिलकर के नहीं बना होता है। अगर हम ये मान के चलने लगे कि पदार्थ अगर लकड़ी के टुकड़े की भांति है, तो बहुत सारी समस्या हमारे आम जीवन में जो साइंटिफिक घटनाएं हैं ना, उसको समझने में हो जाएगी। आगे चले, चलो जी। और पुराने समय में जो हमारे ऋषि मुनि महात्मा थे, उनका यह भी मानना था कि जितनी भी वस्तुएं पाई जाती है पृथ्वी के ऊपर, वो पंच तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। अब पंच तत्व क्या होता है? पंच तत्व में आता है तुम्हारा वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये पांचों तत्व मिलकर के पंच तत्व कहलाते हैं। और पुराने समय में यही माना जाता था कि कोई भी पदार्थ है वो पंच तत्वों से ही मिलकर के बनता है। ठीक है जी, आ जाओ जी। हमको समझना है कि पदार्थ बना कैसे होता है। क्या रियली में पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है? इसको हम कैसे मान लें कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है? इसको जानने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है, और इसके बारे में बात करते हैं। एक गिलास है अपने पास, और गिलास में है थोड़ा सा पानी, मतलब थोड़ा कम पानी है ना, पूरा गिलास भरा नहीं है, थोड़ा खाली हमने इसको छोड़ रखा है। तो आज बात कर लेते हैं इसके बारे में, एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इस गिलास में हमने यहां तक पानी भर रखा है, जैसा कि तुमको दिख रहा है, यहां तक पानी भर रखा है। थोड़ा सा चीनी हमने लिया है। अब क्या करेंगे, 2 चम्मच चीनी लेके इस गिलास में डाल देंगे। जैसे ही चीनी डालेंगे, यहां तक मान लो हमने चीनी डाला, पानी का स्तर यहां तक बढ़ जाएगा। बढ़ गया जी, बढ़ेगा। क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहां पर हमको पता है कोई भी पदार्थ है, चूंकि चीनी भी पदार्थ है और पानी भी पदार्थ है, तो अगर पदार्थ है तो उसको जगह चाहिए। तो जल तो यहां तक भरा हुआ है, तो चीनी अगर इसके अंदर डालेंगे तो वो भी तो जगह घेरेगा ना। तो जगह घेरेगा, इसका मतलब पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा। पानी का लेवल बढ़ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे कुछ देर के बाद देखते हैं, या फिर हम जब चीनी को पानी में बिल्कुल चम्मच से मिला दे, तो ये लेवल घट के प्रारंभिक लेवल में आ जाएगा। अब हमारे सामने, हमारे मन में एक प्रश्न आया, ये तो ठीक है, बट चीनी अब गया कहाँ? लेवल भी कम हो गया और चीनी भी गायब है, गया कहाँ? इसको कैसे समझ सकते हैं? आओ जरा बात करते हैं। तो देखो, यहाँ पर 2 बातें हमको समझनी। पहली बात कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर के बनी होती है। सपोज ये पदार्थ के 2 कण हैं, ये पदार्थ के 2 कण हैं। पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, जिसको हम लोग अंतर आणविक स्थान बोलते हैं। पहली बात समझ में आ गया, पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। दूसरी बात ये समझना है कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। अब समझो बात को, जब हमने इस चीनी को पानी के अंदर में डाला, इस गिलास में डाला, तो हुआ क्या? जो चीनी के क्रिस्टल थे वो पानी के कणों से टकराया। टकराने के बाद ये चीनी के क्रिस्टल भी गतिशील था, ये भी गतिशील था, पानी के कण भी गतिशील है, दोनों गतिशील है, एक दूसरे से टकरा रहा है, जिसके कारण ये जो चीनी के क्रिस्टल है, छोटे छोटे आकार में चीनी इस प्रकार से होता है, ये टूटता गया, टूट कर ये छोटे छोटे कणों में बट गया। ये छोटे छोटे कणों में चीनी के जो क्रिस्टल है वो बट गया। बटने के बाद क्या हुआ? बटने के बाद जो ये सपोज पानी के कण है, ये जो दोनों दिख रहा है ये पानी कण है, इस 2 कणों के बीच में जो खाली जगह था, इसी के बीच में चीनी के कण जाकर के समा जाता है, या बोलो छिप जाता है। अब चूंकि हमको ना पानी का कण दिख रहा है ना चीनी का कण दिख रहा है, इसलिए हम मानते हैं कि चीनी जो है वो गायब हो चुका है, बट चीनी उसी में है। अगर तुमको चीनी फिर से लेना है, प्राप्त करना है, तो ये भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल आसान है। चीनी को गर्म करो, गर्म करने के पानी वेपोराइज हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, देन तुमको तुम्हारे पास चीनी फिर से मिल जाएगा। चीनी कहीं गया नहीं था, चीनी तो पानी के अंदर ही था, पानी के कणों के बीच में था। तो देखो, चीनी का पानी में घुलना हम तभी समझ सकते हैं जब हम ये मान के चले कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। इतनी बातें क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलो जी। एक एक्सपेरिमेंट और है जिसकी सहायता से तुम्हारा जो भी कंफ्यूजन है वो काफी हद तक दूर हो जाएगा। और ये एक्सपेरिमेंट है, हमारे पास 4-5 गिलास लेंगे और थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे। ये एक रंजक होता है, रंग होता है जो लाल रंग का होता है। ठीक है जी। तो एक गिलास लेंगे, 4-5 गिलास ले लो, उसमें पानी भर लो। सबसे पहले क्या करना है ना, पोटेशियम परमैंगनेट लेना है और पहले वाले गिलास में डालना है। जैसे तुम पोटेशियम परमैंगनेट को पहले वाले गिलास में डालोगे, तो हमने पहले ही बताया कि पोटेशियम परमैंगनेट का कण गतिशील है, पानी का कण गतिशील है, जिसके कारण होगा क्या कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे पानी में समान रूप से घुल जाएगा, है ना। हर एक जगह पर समान मात्रा में पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर घुल गया। अब हमको क्या करना है कि थोड़ा सा 1 चम्मच पानी इसमें से निकालना है और आना है कहाँ पर, देखो जरा, आना है कहाँ पे, इस दूसरे वाले जो गिलास है जिसमें पानी रखा है इसमें डाल देना है। हमने सिर्फ 1 चम्मच ही निकाला पानी और पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन। 1 चम्मच पानी और पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन निकालने का मतलब है कि जो 1 चम्मच है उसमें
ढेर सारा पानी होगा, थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट होगा, बट वो थोड़ा सा जो पोटेशियम परमैंगनेट का कण है वो जो दूसरा वाला गिलास है उसको पूरा रंगीन कर दे रहा है। इसका मतलब है कि वो जो 1 चम्मच जो पानी है उसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसमें ढेर सारा पार्टिकल्स होना चाहिए। अब ये तभी संभव है जब पदार्थ के कण जो है वो छोटे छोटे हो या पोटेशियम परमैंगनेट का कण जो है छोटे छोटे हो। यही काम अगर कर ले, फिर से अपन क्या करें, यहां से ले थोड़ा 1 चम्मच और इस वाले में डाल दे, तो यहां पर फिर देख रहे हैं कि पूरे ग्लास को क्या कर रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट फिर से रंगीन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पदार्थ जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। बातें समझ में आ गई? चलो जी आगे बढ़ जाते हैं अपन। पदार्थ के कणों के गुण, तो पहला गुण तो हमने बता दिया कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है पदार्थ के कण जो है वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम लोग देख नहीं सकते हैं उसको। ठीक है जी, ये चीनी और पानी वाले एक्सपेरिमेंट से हमको समझ में आ जाता है कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, लेकिन पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये भी हमको चीनी और पानी वाले एक्सपेरिमेंट से ही समझ में आ जाता है। और साथ ही जब पोटेशियम परमैंगनेट वाला एक्सपेरिमेंट किया ना उस वाले से भी समझ में आ जाता है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है पदार्थ के कणों का वो है हमारे पास पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। अब ये हमने इससे पहले ही बताया है, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, खाली स्थान। सपोज पदार्थ का ये 2 पार्टिकल है, 2 कण है, इसके बीच में होता है खाली स्थान। जैसा हमने बताया था जब हम चीनी को पानी में मिलाते हैं तो चीनी का जो क्रिस्टल होता है ये इस प्रकार का होता है, घनाकार क्रिस्टल। ये कुछ इस प्रकार का क्रिस्टल होता है, चीनी का होता है ना घनाकार क्रिस्टल। ये छोटे छोटे कणों में टूटता है और फिर ये कण कहाँ पर चला जाता है, पानी के कणों के बीच में जाकर के अटक जाता है, जिससे हमको चीनी दिखाई नहीं पड़ता है। तो पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो सकता है कम खाली स्थान हो सकता है ज्यादा खाली स्थान हो, लेकिन खाली स्थान होगा, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो बात है अगला, पदार्थ के कण लगातार गतिशील होता है या निरंतर गतिशील होता है। इसको समझने के लिए फिर से हम एक एक्सपेरिमेंट का सहारा लेंगे और जरा हम बात कर लेते हैं। इससे पहले हालांकि हमने बात किया था चीनी वाले एक्सपेरिमेंट में भी, बट अब आओ जाए यहाँ पर बात करते हैं। एक गिलास लेते हैं, गिलास में थोड़ा सा पानी लेंगे और इंक लेंगे। थोड़ा सा इंक अपन क्या करेंगे, गिलास पानी में डाल देंगे। जैसे ही इंक पानी में डालते हैं तो होता यह है कि पूरा का पूरा पानी जो है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके पूरा इंक जिस रंग का होता है उस रंग का हो जाता है। मतलब इंक पूरे पानी में समान रूप से वितरित हो जाती है। हमने तो बाहर से नहीं मिलाया, सिर्फ इंक डाला था, उसको मिलाया तो नहीं। इंक फैला कैसे पानी में? यह इसलिए हुआ कि पानी का कण भी गतिशील है और इंक का कण भी गतिशील है। जब हम इंक को पानी में डालते हैं तो विसरण होता है, विसरण के बारे में आगे जानने वाले हैं। तो विसरण होता है और पूरे पानी में जो है समान रूप से इंक फैल जाता है। ठीक है, ये क्यों हुआ? पदार्थ के कण गतिशील होता है इसलिए हुआ। बट यहाँ पर एक बात और समझो, यदि हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो पदार्थ के कण क्या होता है, बहुत ज्यादा गतिशील हो जाता है। इसी उदाहरण में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 गिलास लेते हैं, एक गिलास में ठंडा पानी है, दूसरे गिलास में गर्म पानी है। अब समझो यहाँ से अगर हम क्या करें कि दोनों में एक ही समय पर इंक डालें तो जो गर्म पानी वाला गिलास है उसमें इंक जल्दी घुल जाएगा। अब तुम बोलोगे रीजन क्या है, कारण क्या है, गर्म गिलास वाले पानी में इंक जल्दी क्यों घुला? तो कारण यह है कि हमने क्या कहा कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। अब गतिशील होते हैं तो जल्दी मिक्स होगा ना, जल्दी जल्दी एक दूसरे से टकराएगा और जल्दी जल्दी पूरे गिलास में फैल जाएगा। जबकि ठंडे पानी का जो जल होगा वो उसके कण कम गतिशील है, इस रीजन से वह धीरे धीरे पूरे पानी में विसरित होगा। बातें समझ में आ गई कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। चलो जी आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे सामने प्रश्न है विसरण क्या होता है, विसरण कौन सी घटना को हम लोग विसरण कहेंगे? देखो, जब 2 पदार्थ आपस में मिलता है तो उस घटना को हम लोग विसरण बोलते हैं। और विसरण हो सकता है 2 गैसों का हो या द्रव और गैसों का हो। ठीक है, ये अलग अलग विसरण के प्रकार हो सकते हैं। जैसे हमने एक गिलास पानी लिया, यहाँ पर उदाहरण देखो, हमने एक गिलास पानी लिया और इसमें इंक डाला। जैसे ही इंक डालेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इंक का विसरण पूरे पानी में हो जाएगा। तो जनरली जो विसरण होता है वो गैस गैस का विसरण होता है, द्रव और गैस का विसरण होता है। ठोस ठोस का विसरण नहीं के बराबर होता है, या बहुत कम इक्का दुक्का उदाहरण ही तुमको मिलेगा जब ठोस और द्रव का विसरण हो, गैस और ठोस का विसरण हो, बहुत कम देखने को मिलेगा। बट द्रव द्रव का विसरण हो जाता है और द्रव गैस का विसरण हो जाता है, गैस गैस का विसरण हो जाता है। विसरण का मतलब होता है 2 पदार्थों का आपस में खुद से मिल जाना। इतनी बातें क्लियर हो गई? चलो जी, अब यहां पर एक और बात है
कि विसरण की जो गति है वो किस पर निर्भर करती है। विसरण की गति दो बातों पर निर्भर करती है। पहली बात तो ये है कि टेम्परेचर यानी कि ताप। यदि ताप बढ़ाएंगे तो विसरण की गति बढ़ेगी, ताप घटाएंगे विसरण की गति घटेगी। जैसे अगर हम बात कर ले, दो गिलास है हमारे पास, एक में ठंडा जल है, दूसरे में गर्म जल है। अगर हम ठंडे जल में भी इंक डालें और गर्म जल में भी इंक डालें तो जाहिर सी बात है, हमने कहा ताप बढ़ाने पर विसरण की गति बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब ताप बढ़ाते हैं तो पदार्थ के कणों की गति क्या होती है? बढ़ जाती है, वो तेजी से कंपन करने लगते हैं। इस वजह से जब गर्म जल में इंक डालेंगे तो वो जल्दी घुलेगा और ठंडे जल में इंक डालेंगे तो वो थोड़ा सा लेट घुलेगा या स्लोली घुलेगा। इतनी बातें क्लियर है। दूसरी जो बात है विसरण जिस पर डिपेंड करता है वो पदार्थों का घनत्व। सपोज हम क्या कर रहे हैं, एक गिलास पानी है और पानी के अंदर हम शहद मिला रहे हैं, मधु मिला रहे हैं, तो शहद का घनत्व ज्यादा होता है। इस रीजन से क्या होगा कि शहद बिल्कुल धीरे धीरे करके पानी में घुलने वाला है। एक गिलास, दो गिलास ले, एक में इंक डाले, दूसरे में शहद डाले, तो इंक तो जल्दी घुल जाएगा बट शहद लेट से घुलेगा। कारण क्या है? शहद का घनत्व ज्यादा है, इंक का घनत्व कम है। इतनी बातें क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। चलो जी, अब यहां पर एक बात समझना है हमको, और ये बात कौन सी है कि पदार्थों के कणों के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है जिसको हम लोग अंतर आणविक आकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है जी, मे भी यहां पर हो। यहां पर देखो गौर से देखना, यहां ये पदार्थ के कण है। अभी हम ये नहीं बोल रहे ठोस के कण है, द्रव के कण है या गैस के कण है, किसी के भी कण हो सकते हैं, लेकिन ये पदार्थ के कण है। पदार्थ के कणों के बीच में जो है ना एक बल काम करता है, आकर्षण बल। कौन सा बल है ये? आकर्षण बल। अब ये बल क्या करता है? पदार्थ के कणों को बांध के रखने का काम करता है। ठीक है, अब ये जो आकर्षण बल है इसी पर डिपेंड करता है कि कोई भी पदार्थ कितना मजबूत होगा, कोई भी पदार्थ ठोस है, कोई भी पदार्थ द्रव है या कोई भी पदार्थ गैस है। फिलहाल इसके बारे में आगे तो और डिटेल में बात करेंगे, बट यहां पर हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास एक चौक है, रबर बैंड है और लोहा का छड़ है, रोड है। अब तीनों को बारी बारी से अगर हथौड़ा से तोड़ने का प्रयास करें या ऐसे भी तोड़ने का प्रयास करें तो सबसे इजीली जो टूटता है ना वो तुम्हारा चौक टूटता है। उसके बाद रबर बैंड टूट जाएगा, लेकिन लोहा का जो रोड है वो बहुत मुश्किल से टूटेगा या तुमसे टूटेगा ही नहीं, हो सकता है। कारण क्या है? तो यहां पर जो लोहा के कण के बीच में जो लोहा का ये चौक का जो कण था, इसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल था वो बहुत कमजोर था, जिसके कारण इजीली हम इसको तोड़ पाते हैं। रबर बैंड के जो कण है इसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है चौक से थोड़ा ज्यादा है, जिसके कारण से तोड़ तो पाते हैं लेकिन चौक की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा बल लगाना पड़ता है। और लोहा का जो पार्टिकल्स है, जो कण है, इसके कणों के बीच में आकर्षण बल जो है बहुत ही ज्यादा होता है, जिस कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोहा को इतनी आसानी से तो नहीं तोड़ सकते। ऐसा नहीं है टूटेगा नहीं, टूटेगा बट इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला है। बातें समझ में आ गई? आगे बढ़ जाते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं और यहां पर हम लोग समझेंगे कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये कैसे बोल सकते हैं? तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट हम देखने वाले हैं, नल पे के पास जाओ, जाते ही हो नल के पास जाने के बाद सपोज ये हमारा नल है, यहां से पानी गिर रहा है। यहां पर अपन क्या करेंगे, जहां से पानी गिर रहा है वहां पर उंगल रखेंगे। जैसे ही तुम उंगल रख रहे हो तो उंगल के दोनों तरफ से क्या होगा, पानी आएगा। तो यहां पर पानी की धारा जो है वो बट गई दो भाग में, बट जैसे ही नीचे पानी आता है उंगल से नीचे, फिर धारा जो है एक ही बन जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि पदार्थ के कण यानी कि पानी के जो कण है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इतनी बातें क्लियर है? चलो, तो अब फाइनली हमको बात करना है पदार्थ की अवस्था के बारे में। इससे पहले भी हमने बात किया है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्थाएं हैं। अब एक एक करके हमको देखना है कि ठोस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है और द्रव की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ठोसों के गुण के, ठोस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है ठोस में, वो होता है ठोस का आकृति और आयतन निश्चित होता है। अब बोले तो आकृति और आयतन क्या होता है?
आकृति का मतलब है कि कोई वस्तु दिख कैसा रहा है, और आयतन का मतलब है कि कोई वस्तु स्थान कितना ले रहा है। सपोज ये हमारे पास माउस है ना, ये माउस दिख रहा है, मे भी तुमको दिख रहा हो, तो इस माउस का जो आकृति है कहीं भी रखेंगे तो आकार इसका बदलेगा नहीं, किसी भी बर्तन में रख दो, कहीं भी रख दो, आकार बदलेगा नहीं। और दूसरी बात है कि जगह हमेशा उतना ही लेगा जितना एक जगह पर ले रहा है, दूसरे जगह पर भी ले जाएंगे तो उतना ही जगह ये लेने वाला है, उससे ज्यादा कम जगह नहीं लेगा। तो ये हो गया आकृति और आयतन। सवाल उठता है ठोस की आकृति और आयतन निश्चित ही क्यों होता है? तो अगर इसके बारे में हम बात करने के लिए जाएंगे तो कुछ बात है जिसको हमको समझना है। फिर से चलेंगे पदार्थ के कणों के बीच में। तो यहाँ पर दो पदार्थ के दो पार्टिकल्स है, दो कण है। हमने क्या बताया था कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है जिसको अंतर आणविक स्थान बोलते हैं। बोले तो यहाँ पर क्या होता है? अंतर आणविक स्थान, ये होता है तुम्हारा अंतर आणविक स्थान। दूसरी बात है पदार्थ के कणों के बीच में एक आकर्षण बल होता है जिसको बोलते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल, आणविक आकर्षण बल। ठीक है जी, ये होता है अंतर आणविक आकर्षण बल। समझो। अब होता यह है कि जो ठोस होता है उसमें ठोस के कणों के बीच में अंतर आणविक स्थान बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर होता है। मतलब ठोस के कण जो होगा ना वो कुछ इस प्रकार से सट के एक दूसरे के पास रहेगा। और दूसरी बात है कि यहाँ पर कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण ठोस के कण बिखरते नहीं हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं। और यही रीजन है कि ठोस का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। दूसरी बात है ठोसों को दबाया नहीं जा सकता या कंप्रेसित नहीं किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा ठोसों को कंप्रेसित, जरा हमको बता दो। हमने कहा कि ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गौर से देखना, ये पार्टिकल्स है ठोस के, तुम्हारा कुछ इस प्रकार से सट के रहता है। दबा किसको सकते हैं? कोई ऐसा पदार्थ है जिसके कण दूर दूर है। जब मान लो कोई पदार्थ है, इसके कण इतना दूर हटके है, अब दबाएंगे तो ये एक दूसरे के पास आएगा। मतलब ठोस के कण तो पहले से पास में है, तो कंप्रेसित करने या दबाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। दबाएंगे भी तो भी वो एक दूसरे के पास नहीं आएगा। इस वजह से ठोस का जो है, ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है ठोस का, कि ठोस का घनत्व उच्च होता है। अब यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा घनत्व होता क्या है। और जी यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि घनत्व का मतलब क्या है। ये आओ देख लेते हैं, आ जाओ जी। तो देखो सपोज हमारे पास दो प्रकार का पदार्थ है। अब ये ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है। दो प्रकार का पदार्थ है। पदार्थ का हमने इतना सा टुकड़ा लिया है। पहले वाले पदार्थ में क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से कुछ पदार्थ के कण एक दूसरे से सट के यहाँ पर है, और दूसरे वाले पदार्थ में यहाँ पर इस प्रकार से कण है। तो तुमको क्या नजर आ रहा है कि जगह तो बिल्कुल सेम है, दोनों पदार्थ का टुकड़ा है, जगह बिल्कुल उतना ही है। बट पहले वाले पदार्थ में छोटे से जगह पर कणों की संख्या अधिक है, और दूसरे वाले पदार्थ में छोटे से जगह पर कणों की संख्या कम है। तो यहाँ पर जो पहला वाला पदार्थ होगा उसका घनत्व अधिक होगा, और दूसरे वाले पदार्थ का घनत्व कम होगा। देखो घनत्व का मतलब, दूसरा मतलब तुम ये भी निकाल सकते हो कि कोई भी पदार्थ कितना भारी है। हम अगर लोहे की बात करें और लकड़ी की बात करें तो जाहिर सी बात है लोहे का घनत्व अधिक होगा। लकड़ी की बात करें, रुई की बात करें तो जाहिर सी बात है लकड़ी का घनत्व अधिक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग घनत्व को समझ सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी है ठोस अपने बर्तन को पूर्ण रूप से भर देता है। कोई भी ठोस पदार्थ है उसको पूर्ण रूप से नहीं भरता है। ठोस पदार्थ है, सपोज ये हम पेन लेते हैं और एक गिलास में डाल देते हैं, क्या वो उस बर्तन को पूरा भरेगा? पेन नहीं भरेगा, बस इसको अपने भर जगह चाहिए ना, पूरा बर्तन को नहीं भरने वाला है। और लास्ट है हमारा पांचवा प्रॉपर्टी है कि ठोस बहते नहीं हैं। द्रव ले लो, पानी ले लो, कहीं भी उसको उड़ेल डालो तो पानी बह करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। यही रीजन है कि नदी एक दूसरे से बह करके, एक स्टेट से बह करके, एक जगह से बह करके दूसरी जगह जाती है, क्योंकि पानी में बहने का गुण होता है। बट ठोस में बहने का गुण नहीं होता है। ये इसको जहां पर रखेंगे वहीं पर रहने वाला है। अगर ठोस में बहने का गुण आ जाए तो क्या हो जाएगा, फिर पर्वत, पठार, मैदान सारा कुछ बह जाएगा। तो ये नहीं होता है, ठोस नहीं बहता है। आ जाओ जी। अब ठोस के प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जिसको हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यहाँ पर तुमको ध्यान देने की जरूरत है। पहला प्रश्न है रबर बैंड। रबर बैंड देखे हो ना, रबर बैंड क्या होता है? जो तुम साइकिल पर, बाइसिकल पर कभी जाओ, पढ़ने के लिए जाते हो और उसको बांधने के लिए रबर बैंड का प्रयोग करते हो ना, तो रबर बैंड को क्या माना जाएगा? ठोस माना जाएगा क्या? क्योंकि ठोस का प्रॉपर्टीज क्या होता है? ठोस का प्रॉपर्टीज होता है इसका आकृति और आयतन, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है।
बट रबर बैंड का आकार छोटा और बड़ा हो सकता है ना, जब खींचते हैं तो बड़ा हो जाता है, छोड़ते हैं तो वो अपने पहले वाले आकार में आ जाता है। तो रबर बैंड क्या ठोस है? बिल्कुल ठोस है। क्यों ठोस है? क्योंकि देखो रबर बैंड का आकार तभी तक बदला रहता है जब तक हम उस पर बाहरी बल लगाते हैं, बाहरी फोर्स अप्लाई करते हैं। जब बाहरी बल लगाना हम बंद करते हैं तो रबर बैंड जो है पुनः पहले वाली आकृति में आ जाता है। इस वजह से, इस रीजन से, इस कारण से हम बोल सकते हैं कि जो रबर बैंड है वह क्या है? ठोस है। ठीक है जी, ये याद हो, रबर बैंड के बारे में हो गया। अगला हमारे पास प्रश्न है, देखो यहां से, कि चीनी हो या नमक हो, इसको अगर अलग अलग बर्तन में डालेंगे ना, चीनी नमक हो अलग अलग बर्तन में डालेंगे तो यह उसी बर्तन के आकार का हो जाएगा। और ठोस का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ठोस पदार्थों का आकार नहीं बदलता है, बट यहाँ चीनी और नमक का आकार तो बदल रहा है। अगर किसी गिलास में डाल रहे हैं चीनी को तो गिलास के आकार का हो गया, किसी बर्तन में डाल रहे हैं तो बर्तन के आकार का हो गया, किसी बोतल में डाल दो तो बोतल के आकार का हो जाएगा। तो चीनी तो ठोस है नहीं, नमक ठोस है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चीनी या नमक का जो क्रिस्टल होता है ना वो बहुत छोटा छोटा होता है, इस वजह से जिस भी बर्तन में डालते हैं वो उसी के आकार का दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसका आकार ले रहा है। जैसे सपोज तुम्हारे पास बहुत सारे इरेजर है, इरेजर मतलब जिससे हम लोग बचपन में मिटाते हैं ना, पेंसिल, वो इरेजर है। उस इरेजर को तुम एक बोतल में भर के रख सकते हो, तो इसका मतलब क्या है कि इरेजर ठोस नहीं है, रबर ठोस नहीं है। तो रबर बिल्कुल ठोस है, छोटा आकार है, इस रीजन से उसको हम बोतल में रख दे या ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर रख दे, कहीं पे भी रख दे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ज्योमेट्री बॉक्स के आकार का हो गया। 20 इरेजर था, सारा का सारा ज्योमेट्री बॉक्स में आ गया, तो वो जो इरेजर है ठोस नहीं है। इरेजर भी ठोस है और तुम्हारा चीनी और नमक भी ठोस है। क्यों ठोस है हमने ये अच्छी तरह से बता दिया। फिर आता है हमारे सामने प्रश्न, स्पंज क्या है? स्पंज देखिए हो, ये वाला, ठीक है, गद्दे में प्रयोग किया जाता है, सोफे में प्रयोग किया जाता है। तो इस स्पंज को क्या मानेंगे? क्योंकि आकार तो इसका भी बदलता है। जब तुम्हारे सोफा में ये स्पंज होता है, जब तुम इस पर बैठते हो तो ये पिचक जाता है, जब हम उठते हैं तो फिर से ये फैल जाता है। आकार तो इसका भी बदल रहा है, बट ठोस का आकार तो नहीं बदलता है। तो देखो बाबू, ये जो स्पंज होता है ना, यहाँ पर देखो जो स्पंज तुमको दिख रहा है, गौर से देखना, यहाँ पर इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र है इसके अंदर में, जिसमें वायु भरी होती है। क्या होता है? वायु भरी हुई होती है। जब हम इसको दबाते हैं तो वायु बाहर निकल जाती है, जिसके कारण ये पिचक जाता है। जब हम छोड़ते हैं तो वायु फिर से इसके अंदर आ जाता है और ये फिर से फैल जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्पंज जो है वो क्या नहीं है, द्रव है या गैस है, बिल्कुल ये ठोस है। और समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें हमारे शरीर के अंदर में जो पदार्थ की 3 अवस्थाओं की बात किया है हमने, ठोस, द्रव और गैस, तो ये ठोस, द्रव और गैस हमारे शरीर के अंदर भी पाया जाता है। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं कैसे पाया जाता है? जो हड्डी होता है हमारे शरीर में वो ठोस होता है, रक्त, पानी जो होता है वो द्रव होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, ये गैस होता है। तो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं जो है वो शरीर में देखने को मिल जाती है। तो फाइनली हम यहाँ पर देख चुके हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। और बेसिकली यहाँ पर हमने ये भी बात किया है कि ठोस अवस्था की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके बारे में हमने बात किया है। अब बिल्कुल विस्तार से डिटेल में जानेंगे कि ठोस अवस्था की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। और वो जो ठोस अवस्था के पास प्रॉपर्टीज है, सपोज ये पेन है, पेन का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो ये दोनों आकृति और आयतन निश्चित क्यों होता है? तो कुछ इस तरह की बातों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो जो ठोस अवस्था की जो पहली प्रॉपर्टीज है वो है हमारा कि ठोसों की आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। अब आकृति और आयतन का मतलब क्या होता है? देखो, आकृति का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु दिख कैसा रहा है। सपोज ये पेन है हमारे पास, तो पेन कैसा दिख रहा है तुमको? लंबा सा दिख रहा है, तो ये इसकी आकृति होगी। दूसरी बात, आयतन का मतलब क्या हुआ कि आयतन का मतलब है कि पेन को कहीं पर रखेंगे तो वो जगह कितना घेरेगा या कितना जगह लेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयतन बोलेंगे। तो पेन की तो आकृति और आयतन निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि यह एक ठोस है। अब सवाल उठता है, ये जो आकृति और आयतन ठोसों में निश्चित होता है वो क्यों होता है? तो इसके लिए हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा, और जरा बात कर ले, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा ठोस के पार्टिकल्स को यहाँ पर समझना पड़ेगा। जो ठोस के पार्टिकल्स होते हैं इसके बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है, पहली बात। दूसरी बात, ठोस के पार्टिकल बिल्कुल सटे होते हैं एक दूसरे के बीच में और एक मजबूत बल से बंधे होते हैं, जिसके कारण से होता यह है कि चूंकि इस दोनों कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा है,
इसलिए कहीं भी ठोस को रख लो, उसका कण एक दूसरे से दूर जाएगा ही नहीं, और दूर अगर जाएगा नहीं तो आकार बदलने का कोई मतलब ही यहाँ पर नहीं बदलता है। इसलिए ठोस का जो आकृति और आयतन है वो निश्चित होता है, जैसा कि तुम यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, बातें समझ में आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न आता है कि रबर बैंड, जैसा कि तुमने देखा होगा रबर बैंड का आकार बदल जाता है। रबर बैंड क्या होता है? वो जो तुम साइकिल में बुक बांध के जाते हो ना पढ़ने के लिए, उसके लिए रबर लगता है, तो रबर का तो आकार बदलता है ना। अब ठोस का प्रॉपर्टीज ये है, गुण ये है कि ठोसों का आकार नहीं बदलता है, बट रबर बैंड का बदल रहा है। तो रबर बैंड क्या ठोस है? बिल्कुल ठोस है। कारण सिर्फ इतना है कि रबर बैंड का आकार तभी तक बदला रह सकता है जब तक कि हम उस पर बाहरी बल लगा के रखते हैं। जैसे ही हम बल हटाते हैं वो अपने प्रारंभिक आकार में आ जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रबर बैंड जो है वह एक ठोस है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, चीनी और नमक को क्या हम ठोस बोलेंगे? ये प्रश्न हमारे सामने क्यों आया? क्योंकि ठोस का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ठोस का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, बट चीनी और नमक को देखो जिस बर्तन में रखोगे उसी बर्तन का आकार ले लेगा, मतलब आकार तो एक जैसा नहीं है। तो क्या यह ठोस है या नहीं है? बिल्कुल ठोस है। बोलोगे क्यों ठोस है? क्योंकि देखो यहाँ पर चीनी और नमक के जो क्रिस्टल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। इस कारण से उसको किसी भी बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन के आकार का हो जाएगा। जैसे तुम्हारा बचपन में याद करो, तुम्हारा रबर होता था, रबर मान लो तुम्हारे पास 10 रबर दे दिया हमने, इरेजर, और उसको तुम ज्योमेट्री बॉक्स में रख रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आ रहा है तो उसी के आकार का हो गया 10 रबर। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि रबर जो है वो ठोस नहीं है। रबर ठोस है क्योंकि उसका आकार छोटा है, इस वजह से वह ज्योमेट्री बॉक्स में फिट बैठता है। सेम यही बात होता है नमक और चीनी के क्रिस्टल के साथ। उसके क्रिस्टल का आकार छोटा होता है, इस कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीनी और नमक को किसी भी बर्तन में रख सकते हैं। हमारे सामने प्रश्न आता है घनत्व होता क्या है? तो यहां पर देखो यहां से, किसी द्रव के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं जरा। अब इसका मतलब क्या हुआ, कोई पदार्थ है हमारे पास और चलो एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, एकदम छोटा टुकड़ा लिया है, और उसमें जो है ना इतने सारे कण यहां पर है, जितना संभव छोटा हो सकता था। और दूसरा पदार्थ लिया है हमने, उसका भी छोटा टुकड़ा लिया और इसमें इतने सारे कण हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो पहले वाले पदार्थ का छोटा टुकड़ा है उसमें कणों की संख्या अधिक है, तो कणों का द्रव्यमान भी अधिक होगा। इकाई आयतन में कणों का द्रव्यमान अधिक होगा। और जो दूसरा पदार्थ का टुकड़ा है उसमें कणों की संख्या कम है, मतलब कणों का द्रव्यमान भी कम होगा। इसका मतलब है जो पहले पदार्थ का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, दूसरे पदार्थ का घनत्व कम होगा। तो घनत्व का मतलब सीधा है कि इकाई आयतन में जो कणों का द्रव्यमान है ना वो कम होता है, और इकाई आयतन में अगर कणों का द्रव्यमान कम है तो घनत्व कम है, और इकाई आयतन में कणों का द्रव्यमान अधिक है तो घनत्व अधिक है। घनत्व का सीधा मतलब होता है कि कोई वस्तु भारी कितना होगा। जैसे लोहा और लकड़ी में बात करें, किसका घनत्व अधिक होगा? तो बोलोगे लोहा का घनत्व अधिक। क्यों अधिक होगा? क्योंकि लोहा के इकाई आयतन में कणों का द्रव्यमान अधिक होगा। यहीं पर लकड़ी की बात करें, लकड़ी के इकाई आयतन में कणों का द्रव्यमान कम होगा। तो ये बातें तुमको यहां से समझ में आ जाती है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, और घनत्व का ऐसा मात्रक केजी घन मीटर होता है। तो ये बातें तुमको यहां से समझ में आ जाता है। फिर यहां पर हम देखेंगे द्रव्यनांक और क्वथनांक। पहले तो समझते हैं द्रव्यनांक क्या होता है और फिर क्वथनांक क्या होता है, दिन इसके बारे में बात करते हैं। द्रव्यनांक वह तापक्रम है जिस पर कोई ठोस पिघलने पर द्रव बनता है। जैसे बर्फ ले लो और बर्फ को खुली में छोड़ दो, या 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान है वहां पर छोड़ दो, तो वहां पर धीरे धीरे बर्फ क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, ये बर्फ का द्रव्यनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यनांक। मतलब किसी भी ठोस के लिए वैसा तापमान जिस पर वो पिघलना शुरू कर देता है वह उसका द्रव्यनांक कहलाता है। दूसरी बात है क्वथनांक। किसी भी द्रव के लिए वैसा तापमान जिस पर वह उबलना शुरू कर देता है वह क्वथनांक कहलाता है। तो अगर हम जल के संबंध में बात करें ना, तो जल का जो द्रव्यनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो बर्फ जो है वो जल में बदलना शुरू हो जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी उबलना शुरू हो जाएगा। अब बात करें ठोस में, तो ठोसों का द्रव्यनांक और क्वथनांक जो है ना जनरली वो अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, आओ जरा हम डिस्कस कर लेते हैं।
देखो हमने क्या कहा बाबू, हमने कहा कि ठोस के कण जो है ना पास पास होते हैं और इसके बीच में आकर्षण बल अधिक होता है। अब आकर्षण बल अधिक है तो मान लो सपोज इस पर टेम्परेचर दे रहे, ताप दे रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ पर हम ताप देंगे तो होगा क्या, जो कणों के बीच में आकर्षण बल है वो कमजोर होगा, कण जो है तेजी से कंपन करेंगे, कणों के बीच में आकर्षण बल कमजोर होगा। चूंकि यहाँ पर कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक है, इसलिए इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमको अधिक टेम्परेचर की जरूरत होगी। इस वजह से ठोस का द्रवनांक और क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है जी, ये आ गया तुम्हारा। आगे देखते हैं। ठोस पदार्थ दृढ़ और कठोर होते हैं। जितने भी ठोस होते हैं ना, एक तो मजबूत होता है, साथ ही साथ कठोर होता है। जैसे सपोज ये पेन है, तो पेन कठोर है ना, दृढ़ है। रीजन क्या है, कठोर क्यों है, क्या रीजन है? सेम वही बात है कि ठोसों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो मजबूत होता है। दूसरी बात है ठोस को दबा भी नहीं सकते, यानी कि अगला प्रॉपर्टी पे चलेंगे, दोनों मिला दो। ठीक है, संपीड़न, ठोसों को दबा भी नहीं सकते, कठोर होता है तो दबा भी नहीं सकते। अब ठोस को दबा क्यों नहीं सकते हैं? रीजन सिंपल सा है, यहां पर गौर से देखना यहां पर कि सपोज ये ठोस के कण है, पार्टिकल है, तो ये पहले से सटे हुए हैं, इस प्रकार से अरेंज है। अब ये पहले से सटे हुए हैं, इस प्रकार से अरेंज है, तो अब इसको क्या और पास में ला सकते हैं क्या? अब दो कणों के बीच में जगह ही नहीं है, जब जगह नहीं है तो कण जो है एक दूसरे के और पास आ नहीं सकता। इस वजह से हम जो ठोस के कण है उसको हम लोग कंप्रेसित नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग नहीं दबा सकते हैं। तो ठोस के कण दृढ़ होते, कठोर होते हैं और ठोस का संपीड़न संभव नहीं है। इसके लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से तुम्हारा सिरिंज दिखता है जो डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। नीचे अपन इसको सील कर देंगे, बंद कर देंगे नीचे वाले भाग को। 3 सिरिंज लेना है, एक में पानी डालना है और देन ऊपर से पिस्टन लगा देना है। दूसरे में तुमको चौक डालना है या मिट्टी डाल सकते हो और फिर से ये पिस्टन लगाना है। तीसरे में कुछ नहीं डालना है और तीनों को दबाने का प्रयास करना है। तुम क्या देखते हो कि जो खाली सिरिंज है, खाली जो सिरिंज है उसमें हवा है, खाली सिरिंज को तो दबा पाते हैं, लेकिन जो पानी वाला है, द्रव्य वाला है और जो ठोस वाला है, मिट्टी वाला या चौक वाला है, उसको हम लोग दबा नहीं पाते। कारण क्या है? गैस को कंप्रेसित किया जा सकता है, संपीड़न संभव है, लेकिन द्रव और गैस का संपीड़न संभव नहीं है। इतनी बातें क्लियर है? आगे आ जाओ। अब हमारे पास फिर से कुछ प्रश्न है जो हमारे मन में थोड़ा सा कौतूहल पैदा करने वाला है। प्रश्न हमारे सामने, पावरोटी और स्पंज को संपीड़ित किया जा सकता है जबकि यह ठोस है। इस प्रश्न का जवाब बताओ। पावरोटी और जो तुम्हारा पावरोटी और स्पंज होता है, स्पंज के बारे में पहले भी हमने बात किया है, जो गद्दे में लगता है ना, वो इस दोनों को हम दबा सकते हैं। हमने क्या कहा कि ठोस का संपीड़न संभव नहीं है, ठोस को नहीं दबाया जा सकता। लेकिन पावरोटी ठोस होते हुए भी कैसे दबता है, या स्पंज ठोस होते हुए भी कैसे दबता है? तो अगर हम बात करें पावरोटी और स्पंज के बारे में, तो पावरोटी और स्पंज में क्या होता है ना कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे ये ब्रेड है तुम्हारे पास, तो ब्रेड में क्या होगा कि छोटे छोटे छिद्र होगा। यहाँ पर इस छिद्र में भरी होगी वायु, वायु भरी होती है, जिसके कारण ये फूला हुआ होता है। जब इसको दबाते हैं तो इससे क्या होता है कि वायु बाहर निकल जाती है, जिसके कारण ये दब जाता है। लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं तो एक बार फिर से वायु इसके अंदर आ जाती है, जिसके कारण ये फिर से फैल जाता है। पावरोटी के साथ भी यही होता है, ब्रेड के साथ भी यही होता है और स्पंज के साथ भी यही होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि पावरोटी और स्पंज जो है वो ठोस है। इसके अंदर में वायु भरी होती है, जिसको दबाने पर वायु बाहर निकल जाती है, जिससे ये पिचक जाता है। जब छोड़ते हैं तो वायु फिर से अंदर और फिर से ये फूल जाता है। आगे आ जाओ। फिर यहाँ पर है बहाव का गुण। ठोसों में बहाव नहीं होता। बहाव का मतलब क्या होता है? बहाव का मतलब अगर रख देंगे तो वो एक जगह पे नहीं रहेगा। जैसे ये पेन है, इसको हम अगर रख देंगे तो देखो ये यहीं पर है, लेकिन एक बार करो द्रव ले लो, कोई भी द्रव ले लो, दूध ले लो, पानी ले लो, पेट्रोल ले लो, कुछ भी रखो, अगर हाथ पे रखो, अगर मान लो डाल लो, तो क्या यहीं पे रहने वाला? नहीं रहने वाला, वो बह करके नीचे चला जाएगा। तो ठोसों में बहाव का गुण नहीं होता है, जबकि द्रवों में और गैसों में बहाव का गुण होता है। अब ठोसों में बहाव का गुण क्यों नहीं होता है? तो देखो फिर से वही बात आता है, ठोस के कण इस प्रकार से होते हैं। ठोस के जो कण होते हैं वो इस प्रकार से नजदीक नजदीक होते हैं और एक दूसरे से मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जिसके कारण ना ही ये एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, ना ही एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। एकदम बहुत पुराना याराना होता है ठोस के कणों के बीच में, इस वजह से ठोस बहता नहीं। अगला है प्रसार और संकुचन। अगला जो प्रॉपर्टीज है ठोस का वो है प्रसार और संकुचन। देखो प्रसार का मतलब होता है फैलना और संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। तो ठोसों में ना ही प्रसार होता है ना ही संकुचन होता है। बेसिकली प्रसार और संकुचन तब होता है जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं या घटाते हैं, जब दाब को हम लोग बढ़ाते हैं या घटाते हैं, या मतलब किसी भी वस्तु को अगर दबाएंगे तो यहाँ पर संकुचन होगा और खींचेंगे तो यहाँ पर प्रसार होगा।
अगर किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसका प्रसार होगा, मतलब फैलेगा, और अगर ठंडा करेंगे तो यहाँ पर उसका संकुचन होगा। बट यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न ये है कि ठोस में प्रसार और संकुचन तो होता नहीं है, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पर आप बात करते हैं, हमने पहले ही बताया कि ठोस के पार्टिकल्स इस प्रकार से होते हैं, एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं। इस वजह से होता क्या है कि इसको तो सबसे पहली बात, कितना भी ठंडा कर लो पार्टिकल्स एक दूसरे को नजदीक नहीं आ सकता है, क्योंकि पहले से नजदीक है। दूसरी बात है, इसके कणों के बीच में इतना अधिक आकर्षण बल होता है, जिस वजह से अगर हम इसको गर्म भी करें ना तो कण तो कंपन करेंगे, कण गति में आएगा, बट इतनी गति में नहीं आ जाएगा कि एक दूसरे को छोड़ करके अलग होना शुरू कर दे और वो फैल जाए। तो ठोसों में प्रसार और संकुचन नहीं होता है। बातें समझ में आ गई। तो ठोस का एक और प्रॉपर्टी है जिसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज को देखा है, बट ऊर्ध्वपातन जो है, जो जिसको हम इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं, ये थोड़ा सा हटके प्रॉपर्टी है। इसको समझने के लिए सबसे पहले समझो कि अगर हम पदार्थ के स्टेट चेंज की बात करेंगे, अवस्था परिवर्तन की बात करेंगे, तो किसी ठोस को यदि हम गर्म करेंगे तो वो द्रव बनेगा, और जब द्रव को गर्म करेंगे तो वो गैस बनेगा। जैसे वर्क को यदि गर्म करो तो पहले पानी बनेगा, और पानी को और गर्म करो तो वो भाप बन जाएगा। फिर भाप को ठंडा करो तो द्रव बनेगा पानी, और पानी को फिर ठंडा करो तो वर्क बनेगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके ठोस अवस्था को यदि हम गर्म करते हैं तो वो द्रव में नहीं बदलता है, डायरेक्ट वो वेपर यानी कि वाष्प में बदल जाता है। फिर यदि वाष्प को ठंडा करते हैं तो वो द्रव में ना बदलकर डायरेक्ट जो है वो ठोस में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ऊर्ध्वपातन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में जाए बिना सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, और जब गैस को ठंडा करते हैं तो वो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है जी, ऊर्ध्वपातन कौन कौन से पदार्थ दर्शाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर है, देखो जरा, देखना, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कपूर है, नेफ्थलीन है, और शुष्क वर्ग जिसको हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया दिखाता है। अब यहाँ पर बात करें ऊर्ध्वपातन करते कैसे, तो इस प्रकार का देखो, यहाँ से एक अपन क्या करेंगे, एक बर्तन ले लो, इस प्रकार से केमिस्ट्री के लैब में तुमको मिल जाएगा, ये एक बर्तन ले लो, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर एक रुई लगाना है, जैसे रुई का टुकड़ा लगा देना है। यहाँ पर अपन कपूर को रखेंगे, क्या रखेंगे, कपूर को। नीचे से अपन क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे तो कपूर गर्म होगा, और कपूर गर्म होके द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट ठोस में, भाप में बदल जाएगा। भाप में बदलने के बाद थोड़ा जब ऊपर उठेगा ना, ऊपर उठने के बाद ऊपर आकर के यहाँ ठंडा होगा, और जब यहाँ पर ठंडा होगा तो फिर से यह ठोस रूप में यहाँ पर कपूर के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। बाद बाकी जो ऊर्ध्वपातन की घटना और दूसरे पदार्थ जो दर्शाते हैं ना, अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, शुष्क वर्ग हुआ, सबके साथ हम ये प्रक्रिया बारी बारी से करके देख सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया ऊर्ध्वपातन। सारे पदार्थ ऊर्ध्वपातन की जो क्रिया है वो नहीं दिखाता है, जो दिखाता है वो हम इसके बारे में बात किया है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे द्रव के गुण। तो यहाँ पर हमने ठोस का प्रॉपर्टी जो देख लिया, ठोस के क्या क्या गुण होते हैं, और वह गुण ठोस के अंदर में क्यों होता है, इसके बारे में भी हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर बात करेंगे द्रव के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, द्रव के क्या गुण होते हैं, और द्रव के अंदर वह गुण क्यों होते हैं, इसके बारे में भी बात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले द्रव का पहला गुण भी देखेंगे, तो ठोस की तरह ही ठोस का आकृति और आयतन दोनों निश्चित था। यहाँ पर द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, बट आकार निश्चित नहीं होता। जैसे सपोज अपन क्या कर ले, यहाँ पर देखना, जरा गौर से देखना, यहाँ पर ये अलग अलग कंटेनर है हमारे पास, कुछ बोतल है, ठीक है जी, ये देखो, ये अलग कंटेनर है, ये अलग कंटेनर है, अलग कंटेनर है, अलग कंटेनर है, अलग कंटेनर, तो ये बहुत सारे कंटेनर है। अब द्रव का उदाहरण हम ले रहे हैं, तो द्रव को अगर हम अलग अलग बर्तन में रखेंगे तो उसका आकार अलग अलग बदलता चला जाएगा। ये ठोस के साथ नहीं होता है। तो आकार द्रव का अलग अलग होता है, लेकिन आयतन, जगह, वह उतना ही लेने वाला है। अगर हम 1 लीटर द्रव लेते हैं, सपोज अपने पास 1 लीटर पानी है, तो वह 1 लीटर वाले किसी भी बर्तन में भर जाएगा। ये हो सकता है कि उसका आकार अलग अलग हो, लेकिन 1 लीटर वाले किसी भी बर्तन में भर जाए। अब हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि चलो, आयतन तो फिक्स होता है, आयतन फिक्स क्यों होता है द्रव का? देखो, आयतन मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु जगह कितना घेर रहा है। तो यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि द्रव के कण जो है ना, एक दूसरे से थोड़ा सा हटके होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इसके कणों के बीच में भी मजबूत आकर्षण बल तो होता है, बहुत मजबूत आकर्षण बल होता है। इतना मजबूत आकर्षण बल होता है कि ये कण जो है एक दूसरे को छोड़ करके अलग नहीं हो सकते। एक काम करता है द्रव का कण जो ठोस का कण नहीं करता है, एक दूसरे के ऊपर फिसल सकता है, मतलब समझो एक दूसरे के चारों तरफ घूम सकता है। ये द्रव का कण कर सकता है, जो ठोस का कण नहीं करता है।
और यही वो प्रॉपर्टीज है जिसके कारण द्रव में बहाव का गुण होता है, यही वह गुण है जिसके कारण द्रव जो है वो जिस बर्तन में रखो उसी बर्तन के आकार का हो जाता है। इस कारण क्योंकि द्रव का कण एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, इस वजह से। ठीक है जी। दूसरी बात है, इसका जो है आयतन क्यों फिक्स होता है, तो जाहिर सी बात है आयतन फिक्स इसलिए होता है क्योंकि इसके कणों के बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है। दो कणों के बीच में हमने पहले ही बताया, ये जो द्रव का कण है इस कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण से जिस प्रकार से ठोस के कण क्या करता था, एक दूसरे को छोड़ के हटता नहीं था, द्रव के कण भी एक दूसरे को छोड़ के नहीं हटता है। अंतर सिर्फ इतना है कि द्रव के कण एक दूसरे के ऊपर फिसल सकता है, ठोस के कण एक दूसरे के ऊपर फिसल नहीं सकता है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गए। चलो जी, दूसरा प्रॉपर्टी है घनत्व। तो अगर हम बात करें घनत्व के बारे में, तो यहां पर देखना ठोस और द्रव के कणों के बीच में अंतर क्या है और किसका घनत्व ज्यादा होगा। तो अगर हम मान ले कि ये जो है ना ये ठोस है और ये जो है ये द्रव पदार्थ का कोई टुकड़ा है, तो इसमें ठोस में क्या होगा कि जो कण होगा ना वो इस प्रकार से तुम्हारा अरेंज्ड होगा, इस प्रकार से पास पास होगा। ठीक है जी। और द्रव में कण जो होगा तुम्हारा इस प्रकार से अरेंज्ड होगा, थोड़ा दूर हट हट। तो तुम क्या देख रहे हो कि ठोस में एक छोटे से टुकड़े में हो ये रहा है कि कणों की संख्या अधिक है, मतलब कणों का द्रव्यमान अधिक है इकाई आयतन में, यानी इकाई आयतन का मतलब एक छोटे से टुकड़ा में कणों की संख्या अधिक है, कणों का द्रव्यमान अधिक होगा, मतलब ठोसों का घनत्व अधिक होगा। जबकि द्रव में क्या होता है, जितना जगह ये है उतना ही जगह ये है, लेकिन यहाँ पर कणों की संख्या कम रहा है, मतलब कणों का द्रव्यमान कम रहा है इकाई आयतन में। इसका मतलब है कि द्रव का घनत्व ठोसों की तुलना में कम होगा। बातें समझ में आ गए। तो यहाँ पर ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, द्रव का घनत्व जो है वो ठोस से कम होता है, और गैस का घनत्व ठोस और द्रव की तुलना में बहुत ही कम होता है। आगे बढ़ जाए। चलो जी, तीसरा प्रॉपर्टीज है संपीड़ितता। देखो ठोस संपीड़ितता का मतलब है कि कंप्रेस कर सकते हैं कि नहीं, दबा सकते हैं कि नहीं दबा सकते। तो ठोस को तो हम दबा नहीं सकते, ये मेरे हाथ में एक पेन है और पेन ठोस है, इसको हम लोग नहीं दबा सकते। बट यहाँ पर पानी को भी नहीं दबा सकते हैं। हाँ, थोड़ा, एकदम थोड़ा बोल सकते हैं, थोड़ा दबा सकते हैं, लेकिन इसको भी मान के चल सकते हैं कि कंप्रेस पानी को भी नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा अधिक दबा सकते हैं, यहाँ पर बताया भी गया है कि थोड़ा अधिक तो दबा सकते हैं, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। आते समझ में आ गए। चलो जी, आगे बढ़ जाते हैं। तो चौथा प्रॉपर्टीज है वो है द्रव्यनांक और क्वथनांक। तो द्रव के जो द्रव्यनांक होता है और क्वथनांक होता है। अब हम बात करें द्रव्यनांक के बारे में, तो द्रव जो पहले से द्रव है वो पिघलेगा क्या। देखो ठोस द्रव बनेगा तो द्रव्यनांक होगा, बट द्रव द्रव थोड़ी बनेगा, तो इसका द्रव्यनांक को भूल ही जाओ। फिर होता है यहाँ पर क्वथनांक, मतलब उबलने का ताप, उबलने का ताप। दो यहाँ पर हम बात करेंगे, जो द्रवों का जो क्वथनांक होता है वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। ठीक है, और ठोसों की तुलना में तो बहुत ज्यादा होता है, ठोसों की तुलना में कम होगा। द्रव्यनांक और क्वथनांक ठोसों की तुलना में कम होगा। अब इसके पीछे का रीजन समझते हैं कि द्रव्यनांक क्वथनांक ठोस का ज्यादा क्यों होता है और द्रव का कम क्यों होता है। आ जाओ, रीजन समझते हैं। तो ये है हमारे पास ठोस का कण, जैसा कि तुमको दिख रहा है। समझो बात, ठोस के कणों के बीच में दो कण है और ये द्रव के दो कण है। तो ठोस के कणों के बीच में देखो बहुत मजबूत आकर्षण बल होता है, और द्रव के कणों के बीच में थोड़ा कम मजबूत आकर्षण बल होता है। जाहिर सी बात है कि अगर हम इसको, अगर आकर्षण बल को तोड़ना है तो गर्म करेंगे। अब गर्म करेंगे तो ये मजबूत आकर्षण बल तोड़ने के लिए अधिक गर्म करना पड़ेगा ठोस को। ठोस को गर्म करेंगे, पहले वो द्रव बनेगा और द्रव बनने के बाद उसका उबलना शुरू होगा। बट यहाँ पर समझो इसमें आकर्षण बल पहले से कमजोर है क्योंकि द्रव अवस्था में है, तो इसको सिर्फ गर्म करने के बाद इतना गर्म करना पड़ेगा कि यह उबलने लगे। इसलिए यहाँ पर ठोसों का जो द्रव्यनांक और क्वथनांक है वो अधिक होता है, जबकि द्रवों का द्रव्यनांक और क्वथनांक कम होता है। बातें क्लियर है। आगे चलो। तरलता। तरलता का मतलब हुआ कि द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। द्रव को यदि तुम कहीं पर रखते हो तो वो वहां पर रखा नहीं रहेगा। जैसे अगर पेन को हम कहीं पर रख देंगे ना तो वहां पे रखा रहेगा, बट द्रव को यदि कहीं पर हम रख देते हैं तो वो वहां से चलना शुरू कर देता है। इसका रीजन क्या बताएंगे, कारण ऐसा क्यों होता है। कि देखो यहाँ पर समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सपोज ये जो है ना द्रव के कण है, और द्रव के कण के बारे में हमने क्या बताया कि द्रव के कण एक दूसरे के ऊपर फिसल सकता है। ठीक है, ये इसके ऊपर फिसल सकता 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 है। तो जब द्रव का कण एक दूसरे के ऊपर फिसल सकता है, देखो आकर्षण बल तो बहुत ज्यादा होता है, इस कणों के बीच में आकर्षण बल, अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा है, इसलिए यह एक दूसरे से दूर नहीं जाएगा, लेकिन एक दूसरे के ऊपर फिसलता हुआ जरूर चला जाएगा। जब एक दूसरे के ऊपर फिसलता जाएगा तो एक दूसरे को लेकर ही क्या करेगा, बढ़ता हुआ आगे चला जाएगा।
इस वजह से होता यह है कि द्रव में बहाव का गुण होता है। द्रव में बहाव का गुण क्यों होता है? क्योंकि द्रव के कण एक दूसरे के ऊपर फिसल सकता है, जिसके कारण सारे कण जो है एक साथ चलना शुरू कर देते हैं। बातें समझ में आगे? चलो आगे, चलो जी आगे आगे। तो विसरण, विसरण के बारे में हमने पहले भी बताया था कि विसरण क्या होता है। देखो, विसरण किसी भी पदार्थ का वैसा गुण है जिसके कारण दो या दो से अधिक पदार्थ जो है आपस में स्वतः मिल जाता है, मतलब खुद मिल जाता है, उसको हम लोग विसरण बोलते हैं। जैसा हमने बताया कि एक पानी का गिलास लो और थोड़ा सा इंक लो, पानी में इंक डालो, पानी में जैसे ही इंक डालोगे तो पानी और इंक क्या होगा, एक दूसरे में मिलना शुरू हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। तो ठोसों का विसरण नहीं होता है। अगर हम बोले ये हमारे पास माउस है, ये माउस बोल रहे, ये हमारे पास पेन है और पेन को एक और पेन के साथ मिला दे, तो क्या ये दोनों एक दूसरे में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। मतलब ठोसों का विसरण नहीं होता है। हाँ, इक्का दुक्का तुमको देखने के लिए मिल जाता है। ठोस और द्रव का भी विसरण नहीं होता है। इक्का दुक्का उदाहरण मिल जाएगा तुमको ठोस और द्रव का विसरण का। बट यहाँ पर द्रव द्रव का विसरण हो जाता है और द्रव गैस का विसरण हो जाता है और गैस गैस का विसरण हो जाता है। गैस गैस का विसरण मतलब हवा में बहुत सारी गैसें मिली हुई है, तो इसको भी तो अपन विसरण ही बोलेंगे ना। जैसे हमने अभी स्याही मिलाया पानी में तो आपस में खुद ही मिल गया, तो इसको भी विसरण ही बोलेंगे। तो विसरण होता क्यों? देखो, विसरण इसलिए होता है क्योंकि हमने बताया कि जितने भी पदार्थ के पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो गतिशील होते हैं। ठीक है, गतिशील होने के कारण एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे में पूरी तरह से मिल जाते हैं। इंक और स्याही की केस में यही हो रहा है। सपोज अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को केमिकल रिएक्शन नहीं करा रहे, ठीक है, केमिकल रिएक्शन नहीं करा रहे, मिला रहे हैं, तो ऐसे जब मिलाएंगे ना उसको, तो उसमें भी विसरण हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो गैस गैस के बीच में विसरण होता है, ठोस का विसरण नहीं होता है, और द्रव द्रव के बीच में विसरण होता है, गैस द्रव के बीच में विसरण होता है। तो ये सारे विसरण के उदाहरण हो गए। आगे बढ़ते हैं हम, चलो जी। द्रव का जमना, अब ये क्या होता है? देखो, द्रव में एक और प्रॉपर्टी पाया जाता है कि द्रव को यदि बहुत ठंडा करो, एक निश्चित टेम्परेचर पे ठंडा करो, तो वो जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, किसी भी द्रव का ठोस के रूप में बदलना क्या कहलाता है? द्रव का जमना कहलाता है। किसी भी द्रव का, ऐसा नहीं सिर्फ पानी के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे भी द्रव, अगर उसको हम गर्म करेंगे तो वो ठोस के रूप में बदलना शुरू हो जाएगा, और इस प्रक्रिया को हम लोग जमना कहेंगे। पानी तो एक हमारे पास उदाहरण है ही, उसको अगर फ्रीजर में रख दो और ठंडा करो, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो द्रव जो है वो ठोस के रूप में बदल जाएगा। अब ऐसा होता क्यों? द्रव जमता क्यों? तो इसके लिए फिर से आओ समझते हैं। यहाँ पर फिर से एक बार पदार्थ के कणों में जाना पड़ेगा। आ जाओ, और हमारा पेन कहाँ गया है, ये देखो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? देखो, ये जो है ना, ये ठोस के कण है। ठोस के कण बिल्कुल एक दूसरे के पास होता है इस तरह से, और ये द्रव के कण है। द्रव के कण थोड़ा सा हटा होता है। ठीक है, ठोस के कण बिल्कुल पास पास होता है और द्रव का कण जो है थोड़ा सा हटा हुआ यहाँ पर तुमको दिख रहा है। अब होता क्या है, जब अपन ठंडा करेंगे ना, जब यहां पर हम क्या करेंगे, द्रव के कण को ठंडा करेंगे, तो द्रव के कण क्या होगा, धीरे धीरे एक दूसरे के पास आएगा। ठीक है, एक दूसरे के पास आएगा और उसके बीच का आकर्षण बल बढ़ता हुआ चला जाएगा। धीरे धीरे एक दूसरे के पास आएगा तो क्या होगा, फिर क्या होगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, और इस फॉर्म में आते ही ये क्या बन जाएगा, बर्फ के रूप में बन जाएगा। ठीक है, जब हम द्रव को ठंडा करते हैं, पानी को ठंडा करते हैं, तो उसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे जो कण है वो पास आते जाते हैं, जिसके कारण होता यह है कि पानी जो है वो बर्फ में बदल जाता है। तो बातें समझ में आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पर हमको समझना है कि वाष्पन होता क्या है। वाष्पन क्या होता है, पर देखेंगे किसी भी द्रव का कमरे के ताप पर, कमरे के ताप या उससे अधिक ताप पर खुद ब खुद वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। देखो, वाष्पन का यदि हम उदाहरण की बात करेंगे ना, तो तुम ऐसा देखो, कपड़े धोकर के क्या करते हो, धूप में सूखने के लिए देते हो और कपड़ा सूख जाता है, तो ये एक वाष्पन का ही उदाहरण है। ठीक है, थोड़ा अगर पानी किसी गड्ढे में पड़ा हुआ है तो एक दो दिन में वहां से गायब हो जाता है, तो ये वाष्पन का ही उदाहरण है। वो पानी कहाँ जा रहा है, वो पानी धीरे धीरे वाष्प बन रहा है और वाष्प बन के वायुमंडल में चला जा रहा है। तो कमरे के ताप या अपने क्वथनांक से नीचे के ताप पर, क्वथनांक क्या होता है, जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है वह उसका क्वथनांक होता है। तो पानी के स्थिति में यहाँ पर क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, कमरे के ताप या क्वथनांक से नीचे के ताप पर जब कोई द्रव वाष्प में बदलने लगता है धीरे धीरे, तो उस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन बोलते हैं। ठीक है, अगर मोटा मोटी समझो तो द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। लेकिन वाष्प में दो प्रकार से बदलता है,
एक क्वथनांक के जरिए भी वाष्प में बदलता है, तो क्वथनांक तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो हमने क्या कहा कि कमरे के ताप पर, जो जिस टेम्परेचर पर हम लोग रहते हैं उस ताप पर या अपने क्वथनांक से नीचे के ताप पर जब कोई द्रव वाष्प में बदलता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन बोलते हैं। आई होप तुमको समझ में आया होगा। अब समझो वाष्पन की क्रिया होती कैसे है, वाष्पन होता ही क्यों, या फिर हम बोले तो पानी का कण जो है वो वाष्प बनता ही क्यों है। तो इसके लिए आ जाओ, यहां पर हम बात करते हैं। मे बी यहाँ पर उदाहरण है अपने पास कि नहीं है, नहीं है, तो इसको लिए अपन देख लेंगे। चलो जी, तो सपोज अपने पास क्या है, एक कंटेनर है। क्या है ये, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर में कुछ पानी हमने रखा है। अब पानी होगा तो इसका कण थोड़ा सा हटा होगा ठोस से, लेकिन इतना तो होगा इसके बीच में डिस्टेंस। और ऊपर में हवा है, देखना ऊपर में हवा है, हवा के ये पार्टिकल्स। ठीक है, हमको क्या पता है कि कोई भी पदार्थ हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सारे पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। मतलब ये जो कण है ना, ये अंदर में पहले से एक दूसरे से टकरा रहे हैं, गतिशील है। ठीक है, बर्तन के अंदर में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और ये ऊपर में जो हवा के कण है ना, ये भी एक दूसरे के ऊपर टकरा रहे हैं। ठीक है, होता ये है, यहां तक तो ठीक है, जब हवा ऊपर में टकरा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बर्तन में जो नीचे कण है, जल के जो कण है, वाटर के जो कण है, वो टकरा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। होता मामला तब गड़बड़ाता है जब ये कण आकर के इसको हिट करता है, ये कण आकर के, यानी हवा के कण आकर के पानी को हिट करता है। तो बाहर से एनर्जी आ रही है ना, तो बाहर से एनर्जी आने के कारण, बाहर से ऊर्जा आने के कारण ये कण बहुत ज्यादा गतिशील हो जाता है। जो पानी के कण है वो बहुत ज्यादा गतिशील हो जाता है, और बहुत ज्यादा गतिशील होने के कारण इसके बीच में जो आकर्षण बल था, जो पानी के कण के बीच में आकर्षण बल था, ये कमजोर पड़ जाता है, और ये फिर हवा के साथ रफू चक्कर ऊपर चला जाता है, और इसी प्रकार से वाष्पन की प्रक्रिया संपन्न हो। देखो यहां पर वाष्पन होने के लिए, जो द्रव है उसको गैस में बदलने के लिए, तो द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल था, उसको कमजोर करना था। कमजोर कैसे हुआ, हवा का कण ऊपर से आया, वो टक्कर मारता है द्रव के कण को। द्रव के कण को जैसे ही टक्कर मारेगा तो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगा, वो बहुत ज्यादा गतिशील हो जाएगा, और गतिशील होगा ना तो उसके बीच में जो आकर्षण बल है, किसके बीच में, द्रव के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो कमजोर पड़ जाएगा, और द्रव जो है वो हवा के साथ ऊपर चला जाएगा वायुमंडल में। इसी प्रक्रिया को अपन वाष्पन कहते हैं, यहां से देख सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने कुछ प्रश्न है। वाष्पन तो हम अपने आम जीवन में देखते हैं, और ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। कहां कहां दिखता है, जैसे कपड़े को सुखाते हैं तो वहां पर वाष्पन होता है। अगर कोई बर्तन भींगा हुआ है उसको छोड़ दे तो सूख जाता है, वहां भी वाष्पन होता है। मटके में पानी रखा हुआ होता है, वहां भी वाष्पन होता है। बट वाष्पन डिपेंड किस पे करता है, कि वाष्पन कितना स्लो होगा, कितना तेज होगा, किन बातों पर डिपेंड करता है। तुम्हारा जो कपड़ा है वो जल्दी सूखेगा या लेट से सूखेगा, किन बातों पर डिपेंड करता है, ये समझना है यहाँ। तो पहला है द्रव की प्रकृति। अब देखो द्रव का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब समझ रहे हो क्या, क्वथनांक मतलब किस ताप पर द्रव उबलने लगता है। तो पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहां पर दिया हुआ है तुम्हारा ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी द्रव का क्वथनांक जितना अधिक होगा, हमने क्या कहा, किसी भी द्रव का क्वथनांक जितना अधिक होगा वाष्पन उतना स्लो होगा उसका, और क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन उतना तेज होगा। तो यहां पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस है। हमने कहा क्वथनांक ज्यादा है वाष्पन स्लो होगा, मतलब जल का वाष्पन स्लो होगा, और ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ईथर का जो वाष्पन होगा वो तेजी से होगा। इसी तरह से पेट्रोल का क्वथनांक कम होता है, जल का क्वथनांक अधिक होता है। तो पेट्रोल को यदि खुला में छोड़ो तो पेट्रोल जल्दी ही वाष्पन पेट्रोल का हो जाता है, जल का लेट से होता है। ठीक है, दूसरा है द्रव का ताप। अब टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतना ही वाष्पन की जो गति है वो बढ़ेगी। जैसे तुम क्या करो, कपड़ा जैसे धोते हो ना, तो कपड़े में पानी होता है, तो कपड़ा सूखता है मतलब पानी वाष्पित होकर के वायुमंडल में चला गया। कपड़ा को तुम धूप में मत दो सूखने के लिए, छांव में दे दो सूखने के लिए। अब क्या होगा, कपड़ा थोड़ा देर से सूखेगा। क्यों देर से सूखेगा, जैसे ही कपड़ा को हमने छांव में डाला तो यहां पर हुआ ये, जो टेम्परेचर है वो कम गया। धूप में टेम्परेचर अधिक होगा, कपड़ा को डालेंगे, तो यहाँ पर छांव में टेम्परेचर कम है तो वाष्पन की गति धीमी हो जाएगी, और धूप में टेम्परेचर अधिक है तो वहां पर वाष्पन की गति तेज हो जाएगी। ठीक है जी। फिर द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब समझो जो वाष्पन जो होता है ना, वाष्पन जो होता है वो जो है पृष्ठ पर से होता है। कहने का मतलब एक गिलास में पानी रख लो, एक थाली में पानी रख लो,
तो वाष्पन कहां पर तेज होगा? थाली वाले पानी का वाष्पन जल्दी होगा। क्यों जल्दी होगा? क्योंकि वाष्पन जो है ना वो एक पृष्ठीय घटना है, मतलब ऊपर से ही होता है, पानी के पृष्ठ यानी ऊपर से ही होता है। तो जल अगर ग्लास में है तो इसका मतलब धीरे धीरे जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल ग्लास का कम है, पानी का ऊपरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो इसका मतलब पानी वहां से कम कम वाष्पित होगा। जबकि अगर थाली में देखेंगे तो थाली का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण वहां पर थाली का जल जो है जल्दी से वाष्पित हो जाता है। अगला है वायु का वेग। कभी ध्यान दिए हो कि अगर ठंड का मौसम है या बारिश का मौसम है तो कपड़े को सूखने तो देते हैं, बट उसके ऊपर में पंखा चला देते हैं और कपड़ा जल्दी सूख भी जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब हम हवा को तेज करते हैं तो वाष्पन भी तेज हो जाता है। इसका रीजन क्या है? देखो, इसका रीजन ये है ना कि हवा को जब तेज करेंगे ना तो जो पानी निकलेगा ना वो तो रहेगा वायुमंडल में ही, मतलब हमारे पहले तो आस पड़ोस मिलेगा, धीरे धीरे ना जाएगा। जब हम हवा तेज करते हैं तो जो पानी कपड़े में से निकल रहा है, जो पानी वहां पर है वातावरण में है, उस पानी को हवा हटा दे रहा है, मतलब जगह खाली हो गया। अब जगह खाली हो गया तो फिर से जल्दी से कपड़े से पानी निकलेगा, फिर हवा आ रहा है, फिर जगह खाली कर रहा है, तो ये प्रक्रिया क्या होता है? तेज हो जाता है। इस प्रकार से हम क्या समझते हैं कि वाष्पन की गति को जो है वो कौन प्रभावित करता है? हवा भी प्रभावित करता है। फिर है आर्द्रता। देखो, आर्द्रता का मतलब होता है हमारे आसपास के वायुमंडल में कितना पानी है, इसका मतलब होता है आर्द्रता। तो एक निश्चित सीमा तक ही हमारे वायुमंडल में पानी रह सकता है। निश्चित सीमा से यदि कम पानी है तो उसको हम बोलेंगे शुष्क मौसम, ठीक है, और निश्चित सीमा से अगर अधिक पानी है तो उसको बोलेंगे हम आर्द्र मौसम। तो जनरली जो गर्मियों में मौसम होता है ना, जब बारिश नहीं हो रहा तो वो शुष्क मौसम होता है, और जो ठंडी में जो मौसम है या बरसात के समय में जो मौसम होता है वो आर्द्र मौसम होता है। उसमें वायुमंडल में जल की मात्रा अधिक हो जाती है। तो जब मौसम शुष्क होगा, तुम्हारे आसपास के वायुमंडल में जल की मात्रा कम होगी, तो वाष्पन तेजी से होगा। क्यों तेजी से होगा? क्योंकि आप आसपास में जल है नहीं, जगह खाली है। जगह खाली है तो पानी जल्दी जल्दी निकल करके वायुमंडल में जाएगा। अब पहले से पानी है, मौसम आर्द्र है, हमारे वातावरण में पहले से पानी भरा हुआ है, तो वो पानी निकलेगा ना तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। स्लो क्यों होगा? क्योंकि पहले से पानी भरा हुआ है ना, तो उसके बाहर निकलने के लिए तो जगह ही नहीं है, तो इस वजह से वहां पर वाष्पन स्लो हो जाता है। तो ये था वाष्पन और वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। अब हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि वाष्पन के कारण ठंडक क्यों उत्पन्न होती है? ऐसा तुमने देखा होगा, कई प्रश्न है जो हम आगे करने वाले हैं, बट जहां जहां पर वाष्पन होता है वहां वहां पर ठंडक उत्पन्न होता है। एक सिंपल सा उदाहरण बताते हैं। गर्मियों के मौसम में हो सकता है तुम्हारा छत बहुत गर्म हो गया हो, बट अगर छत के ऊपर तुम पानी डाल दो पूरा, तो पानी तो कुछ देर बाद सूख जाएगा, बट वहां के आसपास का जो छत है और छत के आसपास का जो मौसम है वो ठंडा हो जाएगा, वातावरण तुम्हारा ठंडा हो जाएगा। या आंगन में भी पानी डाल के देख लो गर्मियों के मौसम में, तो ठंडा हो जाता है मौसम। रीजन क्या है? कारण क्या है? कारण यह है कि वाष्पन के कारण यहां पर ठंडक उत्पन्न हो रही है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि वाष्पन के कारण ठंडक उत्पन्न हो क्यों रही है? देखो, यहां पर सिंपल सा बात है, समझो बात को। क्या है? समझो बात को। यहां पर सपोज ये एक हमारे पास कंटेनर है और कंटेनर में पानी है। क्या है? कंटेनर में पानी है। अब यहां पर वाष्पन कब होगा? जब इसको टेम्परेचर मिलेगा, यानी कि ताप मिलेगा। अगर ताप नहीं देंगे तो वाष्पन होगा ही नहीं। टेम्परेचर तो चाहिए वाष्पन के लिए। कहीं ना कहीं से टेम्परेचर यानी कि ताप लेगा ही लेगा, तब जाके वाष्पन होगा। जैसे ही हम छत पर पानी डालते हैं तो छत में जो तापमान है, वातावरण में जो तापमान है, उस तापमान को क्या करता है? पानी सोखता है और वहां से ऊर्जा लेता है, फिर ये वाष्प बन के उड़ता है। तो हमारे आसपास के वातावरण से जो टेम्परेचर लिया पानी, हमारा आसपास का वातावरण क्या हो गया? ठंडा हो गया। टेम्परेचर अगर खींच रहे हैं तो आसपास का वातावरण ठंडा तो होगा ना। तो यही रीजन है कि वाष्पन के कारण ठंडक उत्पन्न होती है, क्योंकि वाष्पन होने के लिए टेम्परेचर चाहिए। और टेम्परेचर का, जैसे मान लो एक मटके में पानी रखे हुए, आगे देखेंगे क्वेश्चन, एक मटके में पानी रखे हुए, तो मटके का पानी क्या होता है ना, धीरे धीरे ठंडा होता चला जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि मटके का पानी क्या होता है ना, वाष्पित होता है, और वाष्पित होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो पानी के अंदर से ही लेता है। और जो पानी के अंदर से टेम्परेचर ले रहा है, तो जाहिर सी बात टेम्परेचर यदि निकलेगा तो ठंडा होगा। पानी का टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर ताप खींच रहे हैं ना, तो पानी का टेम्परेचर यानी ताप क्या होगा? कम होता जाएगा।
तो वाष्पन के कारण ठंडक इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि वाष्पन में ताप की आवश्यकता होती है। जब भी हम ताप देंगे तभी वाष्पन होगा। प्रश्न है हमारे सामने, मिट्टी की सुराही में जल ठंडा क्यों होता है? ये आम प्रश्न है। तो यहाँ पर मिट्टी की सुराही को एक बार देख लेते हैं। देखो ऐसा तो है कि ना कि दूसरे बर्तन में भी जल रखेंगे, वाष्पन तो उसमें भी होगा। अगर यहाँ पर मान लो मिट्टी की सुराही नहीं है, एक हमारे पास स्टील का बर्तन है, आ जाओ देख ले। तो एक हमारे पास यहाँ पर स्टील का बर्तन है, ये कुछ भी बर्तन है हमारे पास, हमने बना लिया है, चलो। और ये हमारे पास मिट्टी का सुराही। तो मिट्टी के सुराही वाला जो जल होगा वो ज्यादा ठंडा होगा स्टील वाले बर्तन की अपेक्षा। कारण क्या है? वाष्पन तो यहां भी हो रहा है और वाष्पन तो यहां भी हो रहा है। देखो मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, वाष्पन के क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। होता यह है कि मिट्टी का बर्तन जो होता है ना, उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, पूरे बर्तन में। अब यहाँ स्टील का बर्तन है, इसमें तो छिद्र नहीं होगा। अब होगा क्या, इस छिद्र से धीरे धीरे करके पानी बाहर आता है, और पानी बाहर आकर के वाष्पीकृत होता है। और वाष्पन के लिए चाहिए हीट, यानी कि ताप। ताप कहां से मिलेगा इसको? ताप पानी के अंदर से ही मिलेगा। मतलब पानी के में जो ताप है उसी का प्रयोग करेगा वाष्पन के लिए। तो ये पानी बाहर आकर के, चूंकि हर मिट्टी का बर्तन में हर जगह छिद्र होता है, तो हर जगह से पानी निकल रहा है, वाष्पीकृत हो रहा है, और ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, और ताप सारा पानी के अंदर में से ले रहा है, इसलिए पानी ठंडा होता जाता है। जबकि स्टील के बर्तन की बात करें तो यहां पर तो वाष्पन होगा तो ऊपर वाले भाग से ही होगा, क्योंकि इसमें तो अगल बगल में छिद्र है नहीं। छिद्र है नहीं तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा नहीं तो इतना ही सतह से ना वाष्पन होगा, और इतना ही सतह से वाष्पन होगा तो ठंडा तो होगा पानी, लेकिन बहुत धीरे, बहुत कम, इतना कम कि हमको पता भी नहीं चलने वाला है। बातें क्लियर है? समझ में आ गए? चलो जी आगे बढ़े। चलो जी, प्रश्न हमारे सामने, हथेली पर स्पिरिट या इथर रखने पर हमें ठंडक क्यों महसूस होता है? देखो स्पिरिट और इथर जब भी हम हथेली पर रखते हैं ना, तो स्पिरिट और इथर दोनों का क्वथनांक बहुत कम होता है। इथर का क्वथनांक तो हमने बताया कि अभी 34 डिग्री सेल्सियस होता है, और स्पिरिट का क्वथनांक भी बहुत कम होता है। जब हम इसको हथेली पर रखते तो होता यह है, ये इसका वाष्पीकरण होता है, स्पिरिट और इथर का वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण होने के लिए चाहिए हीट। तो हीट कहां से आएगा? हीट तो एक तो वातावरण से आएगा, दूसरा सबसे बढ़िया जरिया होता है कि ये हमारे हथेली से ही हीट निकाल लेता है। अब जाहिर सी बात है, हथेली से स्पिरिट और इथर जब हीट खींचेगा तो हमको ठंडक महसूस होगा, ठीक है। यही रीजन है, हथेली पर यदि स्पिरिट या इथर रखते हैं तो हथेली से वो ताप लेता है, टेम्परेचर लेता है, जिसके कारण वो वाष्पीकृत होता है। और जब वो वाष्पीकृत होता है तो हमको ठंडक का महसूस हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर यानी कि ताप जो है वो निकाला जा रहा है किसके द्वारा? स्पिरिट या इथर के द्वारा, वाष्पीकरण के लिए। बातें समझ में आ गए? चलो जी, प्रश्न हमारे सामने, गर्मी के दिनों में हम लोग कपास के बने कपड़े क्यों पहनते हैं, या कॉटन वस्त्र पहनते हैं ना गर्मी के दिनों में? इसका कारण क्या है? गर्मी के दिनों में हम लोग कॉटन का वस्त्र ही पहनना क्यों पसंद करते हैं? इसका देखो, इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि कॉटन का जितना भी कपड़ा होता है, सूती का जितना भी वस्त्र होता है, ये पानी का अच्छा अवशोषक होता है। मतलब अगर हम बात करेंगे तो पानी को सोखने में ये अच्छा होता है। और गर्मी के मौसम में क्या होता है ना, हमारे शरीर में पसीना बहुत ज्यादा आता है, जैसा कि हमको पता है। जब हम सूती वस्त्र पहनते हैं तो जो भी पसीना आता है ना, वो सूती वस्त्र क्या करता है, अपने अंदर सोख करके और वातावरण के संपर्क में ला देता है। अब जैसे ही वातावरण के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, उसका वाष्पन होगा, वाष्पीकरण होगा। और वाष्पीकरण के लिए चाहिए यहाँ पर हीट, यानी कि ताप। और ताप कहां से आएगा? ताप हमारे शरीर से लेता है। अब चूंकि हमारे शरीर से ताप खींचा जा रहा है वाष्पन के लिए, इसलिए हमको ठंडक महसूस होता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि सूती वस्त्र क्या होता है, जल का अच्छा अवशोषक होता है। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में पसीना बहुत ज्यादा होता है, सूती वस्त्र क्या करता है, पसीना को सोख करके वातावरण के संपर्क में ले आता है, और फिर उसका वाष्पन होता है। और वाष्पन के लिए जो ताप चाहिए वो हमारे शरीर से लिया जाता है, जिसके कारण हमको ठंडक महसूस होता है। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, यहाँ पर देखना है क्वथन क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है। साथ ही साथ क्वथन और क्वथनांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में हमको यहाँ पर जानकारी प्राप्त करना है। तो उसके बारे में तो देखेंगे, क्वथन और क्वथनांक के बारे में जो जरूरी बात है उसके बारे में भी देखेंगे, बट हमको पता होना चाहिए ना कि क्वथन होता क्या है, क्वथनांक होता क्या है। देखो अगर क्वथन और क्वथनांक की बात करेंगे ना, तो इसकी डिफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? देखो कोई भी द्रव है, द्रव मतलब क्या हो सकता है, पानी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, तुम्हारे पास दूध हो सकता है, कोई भी द्रव है। अब द्रव जिस ताप पर उबलना शुरू कर देता है, ठीक है, द्रव को हम आग पर डालेंगे
और टेम्परेचर नोट करेंगे। टेम्परेचर नोट कैसे करेंगे, तो ये इस प्रकार का थर्मामीटर होता है, ये तो पेन है, खैर थर्मामीटर नहीं है, पर थर्मामीटर होता है ना, उसको हम उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर टेम्परेचर नोट करते जाएंगे। अब देखेंगे कि कितने टेम्परेचर पर जाके वह द्रव उबलना शुरू कर देता है। जितने टेम्परेचर पर वह द्रव उबलना शुरू करेगा, वह ताप जो है उस द्रव का क्वथनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। एक सिंपल सा उदाहरण है जिसके जरिए हम यहाँ पर समझ पाएंगे क्वथनांक होता क्या है। देखो यहाँ से हमारे पास सपोज एक बर्तन है, ये बर्तन लिया हमने, यहाँ पर हमने जल रखा है और इसमें डाला हमने थर्मामीटर। क्या डाला? ये है हमारा थर्मामीटर, ठीक है, ये थर्मामीटर है हमारे पास। अब इसके नीचे में अपन क्या करेंगे? आग जला देंगे, फायर। तो जैसे ही आग जलाएंगे तो धीरे 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 गर्म होगा जल, और गर्म होने के बाद यहाँ पर जो है थर्मामीटर का रीडिंग भी बढ़ता जाएगा। जैसे थर्मामीटर का रीडिंग यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, ये द्रव जो है यह उबलने लगता है। तो द्रव उबलने लगता है तो इसका मतलब क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है इस पानी का, द्रव का क्या हो गया? क्वथनांक हो गया। तो क्वथनांक क्या बोलेंगे? किसी भी द्रव के लिए वह तापमान जिस पर वह द्रव उबलने लगता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। क्या कहा हमने? किसी भी द्रव के लिए वह क्वथनांक जिस पर वह द्रव उबलने लगता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। और उबलने की प्रक्रिया क्वथन कहलाती है। इसे समझना, हमने क्या किया? हमने यहाँ पर क्या किया? पानी को रखा और पानी को गर्म किया। पानी को जैसे 100 डिग्री तक यहाँ पर हमने गर्म किया, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के बाद द्रव उबलने लगता है। तो द्रव का उबलना क्वथन कहलाता है। और ये जो 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव उबल रहा है वह द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अब यहाँ पर एक बात समझना है हमको। कौन सी बात है? कि द्रव कब उबलता है। अब ये समझने के लिए कि द्रव कब उबलता है हमको समझना पड़ेगा दो बात। एक समझना पड़ेगा वायुमंडलीय दाब, दूसरा समझना पड़ेगा वाष्प दाब, क्योंकि इसके समझे बिना हम ये नहीं समझ पाएंगे कि द्रव कैसे उबलता है। अब दोनों ही बातों को समझते हैं कि वाष्प दाब क्या होता है और वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो हमको पता क्या है? हमारे आसपास में पृथ्वी की सतह के ऊपर वायु के द्वारा एक बल लगाया जाता है। मतलब हम यहाँ पर खड़े हैं तो वायु क्या कर रहा है? हमारे ऊपर एक बल लगा रहा है। हमारे शरीर के हर एक भाग पर बल लगा रहा है, जो वायु के कांटेक्ट में है या कांटेक्ट में नहीं भी है, तो सब पर बल लगा रहा है। ये पेन है, पेन पे भी बल लगा रहा है। तो वायु के द्वारा हर पृथ्वी की सतह पर हर एक वस्तु पर बल लगाया जा रहा है, जिसको हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं, या वायु के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। देखो जैसे जैसे समुद्र तल से नीचे जाएंगे, क्या बोले? समुद्र में नीचे जाएंगे वायुमंडलीय दाब घटेगा, ये बढ़ेगा। और जैसे जैसे समुद्र तल से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब घटेगा। नीचे जाने पे, समुद्र तल में जाने पे वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ऊपर जाने पे, पर्वतों पे जाने पे वायुमंडलीय दाब यहाँ पर घटता है। इतनी बातें क्लियर है? तो इतनी बातें क्लियर हो जाने के बाद ये तो वायुमंडलीय दाब समझ में आ गया। अब हमको समझना है वाष्प दाब। वाष्प दाब को समझेंगे तभी अपना काम यहाँ पर बनेगा। तो सपोज हमारे पास एक बर्तन है, ये आ गया तुम्हारा बर्तन आ गया। अब इस बर्तन में हम क्या रखे हैं? जाहिर सी बात है कुछ नहीं, ये द्रव है, यानी कि पानी। कोई भी द्रव ले सकते हैं, यहाँ पर हमने पानी लिया। अब इसको करेंगे गर्म। ये हो गया हमारा आग। आग नहीं होगा, आग होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आग। जैसे ही गर्म करेंगे ना तो यहां पर क्या होगा? इसमें भाप बनेगा, पानी के अंदर में भाप बनेगा कि नहीं? हाँ या ना? बनेगा ना। अब पानी के अंदर भाप बनेगा और यह भाप यहां से निकलना चाहेगा। अब निकलने के क्रम में ये क्या करेगा? पानी के अंदर से एक बल लगाएगा। ने क्या कहा? जैसे ही पानी को गर्म करेंगे तो पानी के अंदर भाप बनेगा, वेपर बनेगा, और वेपर निकलने के लिए पानी के अंदर से बल लगाएगा, जिसको हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस बल को हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। आई होप वाष्प दाब क्लियर है। और ऊपर से एक बल लग रहा है जिसको हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब कहेंगे। तो अब द्रव तभी उबलता है जब, यहां पर समझो बात को, जब वायुमंडलीय दाब कम पड़ जाता है और वाष्प दाब ज्यादा हो जाता है। मतलब द्रव तभी उबलेगा जब वायुमंडलीय दाब से ज्यादा वाष्प दाब हो। इसलिए तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है सामान्य वायुमंडलीय दाब पर देखो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, वहां क्या कह रहा था। यहाँ पर तो ये बात समझ में आ गया ना? चलो जी, चलो। क्वथनांक हो गया, द्रव का ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद क्वथन पर दाब का प्रभाव, ये हमने बताया कि वायुमंडलीय दाब हर एक जगह पर समान नहीं होता है। पहली बात ये समझ लो, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर भी हर एक जगह वायुमंडलीय दाब समान रूप से नहीं पाया जाता है।
साथ ही साथ चूंकि पृथ्वी की सतह पर देखेंगे ना तो कोई हो सकता है थोड़ा नीचा हो, कोई ऊपर हो। साथ ही साथ समुद्र के नीचे जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है बता दो जरा। समुद्र के नीचे जाएंगे मतलब समुद्र में चलते जाएंगे अंदर की ओर तो वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा, और ऊपर जाएंगे ना पर्वतों पर तो वायुमंडलीय दाब यहाँ पर हमारा घटने वाला है। तो वायुमंडलीय दाब प्रभावित करता है क्या क्वेश्चन को? बिल्कुल प्रभावित करता है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि तो वाष्प दाब अगर ज्यादा होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है तो क्वथन शुरू हो जाता है। अब सामान्य वायुमंडलीय दाब पर तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है। जैसे जैसे पर्वतों के ऊपर जाएंगे वहां पर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब कम होगा, और जैसे ही वायुमंडलीय दाब कम होगा तो हो सकता है 90 डिग्री सेल्सियस पर जल उबले, हो सकता है 80 डिग्री सेल्सियस पर जल उबले। इसलिए पर्वतों पर जल उबलना आसान होता है क्योंकि जल्दी कम टेम्परेचर पर हो जाता है, उबलना आसान होता है। लेकिन खाने को पकाना उतना ही मुश्किल होगा, ये बात समझो। उबलना आसान है, खाने को पकाना आसान नहीं है। आगे देखते हैं, पर्वतों पर कम ताप पर ही जल क्यों उबलने लगता है? तो ये हमने बताया। देखो जल का उबलना जो है ना ये किस पर निर्भर करता है? जल का उबलना जो है यह दो बातों पर निर्भर करता है, जैसा कि हमने बताया यहाँ पर तुमको कि जल का उबलना, देखना जरा गौर से देखना कि जल का उबलना दो बातों पर निर्भर करता है। सपोज ये हमारे कंटेनर में जल है, अब जल उबलेगा कब उबलेगा यह दो बातों पर निर्भर करेगा। ये जल है हमारे कंटेनर में, एक तो ऊपर से काम कर रहा है जल के ऊपर में वायुमंडलीय दाब, क्या काम कर रहा है? वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है। और नीचे से अगर इसको हम गर्म करना शुरू करेंगे तो एक इधर से बल लगेगा जो जिसको हम लोग वाष्प दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। देखो वाष्प बाहर निकलने के लिए जैसे ही गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, और वाष्प बाहर निकलने के लिए एक बल लगाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाष्प दाब बोलेंगे। अब समझो बात, अब समझो बात। जल तभी उबलेगा जब वाष्प दाब ज्यादा हो वायुमंडलीय दाब से। तो अगर वायुमंडलीय दाब ज्यादा हो तो इसका मतलब वाष्प दाब भी ज्यादा चाहिए, और वाष्प दाब ज्यादा चाहिए तो टेम्परेचर हमको बढ़ाना पड़ेगा। अगर वायुमंडलीय दाब कम है तो वाष्प दाब भी कम लगने वाला है, और वाष्प दाब कम रखना है तो टेम्परेचर भी कम चाहिए। इसलिए ऐसा होता है, पर्वतों पे जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होता है, कम टेम्परेचर पे जल उबलने लगता है। तो हमारे सराउंडिंग में देखेंगे, आसपास में देखेंगे सामान्यतः तो वहां पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलना शुरू होगा। बातें समझ में आ गई? चलो ये हो गया तुम्हारा उत्तर, देख सकते हो। आगे बढ़ते, क्वथन पर अशुद्धियों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथन पर अशुद्धि का प्रभाव मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई द्रव है और द्रव में कुछ मिला दिया जाए तो यहाँ पर क्या क्वथन प्रभावित होगा? क्या क्वथन का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। सपोज देखो यहां से, सपोज हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने जल रखा है, ठीक है, और इसके नीचे अपन क्या करते हैं? आग जलाते हैं। ये फायर हो गया, चलो इतनी बात। तो हमको पता है कि इसमें अगर थर्मामीटर लगा देना, एक थर्मामीटर लगा देना तो यहाँ पर इसका रीडिंग मिलेगा हमको 100 डिग्री सेल्सियस, और फिर यहाँ पर बुलबुला उठना शुरू हो जाएगा, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलना शुरू हो जाएगा। एक दूसरा कंटेनर लेते हैं हम, इसमें भी हम जल डालते हैं, इसमें भी हमने जल डाला और ये लगाया हमने आग, ये फायर हो गया। एक थर्मामीटर यहाँ पर भी डालते हैं, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। क्या डालेंगे? नमक, और प्लस में यहाँ पर क्या है? जल। तो नमक के साथ इसमें हम एक्स्ट्रा क्या मिलाया? हमने नमक मिलाया। जैसे ही नमक मिलाएंगे अब ये जो थर्मामीटर का रीडिंग मिलेगा खोलने पे, जल जब गर्म होगा तो गर्म करने के बाद ये जो रीडिंग मिलेगा हो सकता है 102 डिग्री सेल्सियस हो, 103 डिग्री हो, 104 डिग्री। मतलब क्या है कि जैसे ही हमने पानी में नमक को मिलाया तो जल का क्वथनांक क्या हुआ? बढ़ गया। मतलब अशुद्धियों को मिलाने से जल का क्वथनांक या द्रव का क्वथनांक बढ़ सकता है, ये हमको समझ में आता है। आगे देखो, अब फाइनली हमको देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, यानी कि गैसों के कुछ गुण हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको यहाँ पर हमको देखना। देखो हमने पहले बात क्या किया है? हमने द्रवों के गुण के बारे में बात किया है, द्रव का क्या, ये ठोस का गुण के बारे में बात किया है, द्रव के गुणों के बारे में बात किया है, और गैस के गुणों के बारे में अब बात हमको करना है। हमको पता क्या कि ठोस की जो आकृति और आयतन होता है वो दोनों निश्चित होता है। आकृति और आयतन का मतलब हमने पहले ही बताया। आकृति और आयतन का मतलब क्या होता है? आकृति का मतलब या समझो या आकार का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु दिख कैसा रहा है। आयतन का मतलब होता है कोई भी वस्तु स्थान कितना घेरता है। ये बातें क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया था पेन का आकृति निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, क्योंकि ये हमेशा एक जैसा ही दिखेगा कि कहीं भी किसी भी बर्तन में रख लो, कहीं भी रख लो, साथ ही साथ जगह भी इतना ही लेने वाला है।
ठीक है। बट गैस की स्थिति में बात करेंगे तो गैस का ना तो आकृति निश्चित होता है ना आयतन निश्चित। तो इसको समझने के लिए ना, इसको समझने के लिए एक यहां पर देख लो, सपोज यहां पर देखेंगे ना, चलो जी, सपोज हमारे पास 3 कंटेनर है, ये 3 कंटेनर है हमारे पास, ये पहला कंटेनर है, देन ये हमारे पास सेकेंड कंटेनर है और ये थर्ड कंटेनर है। थर्ड कंटेनर नीचे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है, होता क्या है, जो ठोस के पार्टिकल्स है ना, वो मानो इस बर्तन में ठोस है और ठोस के पार्टिकल्स क्या होता है, बिल्कुल एक दूसरे से सटे होते हैं। तो या तो तुम इस बर्तन में रख लो तो भी उसका आकार नहीं बदलने वाला है, ना ही यह जगह अपना बदलेगा, जगह भी उतना ही लेने वाला है। जैसे इस पेन को किसी बर्तन में रख लो, बाहर में रख लो, जगह भी सेम लेने वाला है और आयतन भी इसका नहीं बदलेगा। आयतन तो जगह नहीं हुआ ना, तो इसका आकार भी नहीं बदलने वाला है। लेकिन बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर द्रव का ले ले तो द्रव के कण थोड़े से दूर हटे होते, थोड़े से दूर हटे होते हैं, थोड़े से दूर हटे होते हैं, इतना भी दूर नहीं, देखो यहाँ से थोड़ा सा जगह तो नजर आ रहा है ना तुमको, तो थोड़े से दूर हटे होते हैं। साथ ही साथ इसमें एक प्रॉपर्टी पाया जाता है कि द्रव के कण जो है एक दूसरे के ऊपर फिसल सकता है। तो फिसलने के कारण होता क्या है कि ये एक दूसरे को छोड़ के दूर नहीं जाएगा, बट फिसल सकता है। फिसलने के कारण होता क्या कि जिस भी बर्तन में रखेंगे वो उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेगा, आकार उसका बर्तन के आकार का हो गया, बट आयतन इसका हमेशा वही होगा, क्योंकि यह इसके कण जो है, द्रव के कण जो है एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं और ठोस के कण भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। बट गैस की स्थिति में क्या होता है, गैस का जो कण होता है, यहां पर देखेंगे इसके कण कुछ इस प्रकार से होता है व्यवस्थित, मतलब दूर दूर होते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो आकर्षण बल होता है कणों के बीच में, अंतराण्विक आकर्षण बल, वह बहुत कम होता है, जिसके कारण कण क्या है कि अगर हम छोड़ देते हैं ना, तो कण क्या होगा, एक दूसरे को छोड़ ही देता है, पकड़ के रखता ही नहीं रखता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर सपोज अपन इस वाले गैस को अगर इस सिलेंडर में डाल दें, तो 1 लीटर सिलेंडर, मान लो 15 kg का ये सिलेंडर है, तो 1 लीटर सिलेंडर में ये पूरा का पूरा गैस क्या होगा, तुम्हारा फिल हो जाएगा, भर जाएगा। साथ ही साथ इस 15 लीटर सिलेंडर में, 15 लीटर का सिलेंडर है तो 15 लीटर गैस भी आएगा। तो वो आगे हम जानने वाले 15 लीटर गैस कैसे याद आता है, वो आगे के बारे में। अभी समझो कि गैस की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि कणों के बीच में आकर्षण बल कम होता है, इस कारण से एक दूसरे को पकड़ कर रखने में सक्षम नहीं होता है। और साथ ही साथ आकर्षण बल कम है तो अंतर आणविक स्थान, दो कणों के बीच में जो स्थान होगा ना, यहाँ कण, ये कणों के बीच में जो स्थान होगा ना, वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण गैसों का आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आगे चले जी, पदार्थों की गैसीय अवस्था, ये तो हमने बता ही दिया है। आगे चलो, हमको यहाँ पर देखना है वाष्पन क्या होता है और क्वथन क्या होता है, यानी कि वाष्पन और क्वथन में अंतर देखना है। देखो वाष्पन की बात करें ना, तो वाष्पन एक धीमी होने वाली प्रक्रिया है और क्वथन जो है वो एक तेज होने वाली प्रक्रिया है, कैसे बोल सकते हैं। बाकी ये तुम्हारा लिखा हुआ है, देख लेना एक बार, हम बताते चल रहे, नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट समझना है हमको। तो एक थाली में हमको जल रखना है, या एक सेम आकार का 2 कटोरा ले लो। एक कटोरा को क्या करना है, उसके नीचे आग जलाना है और गर्म करना है। दूसरे कटोरा में पानी दोनों भरा रहना चाहिए, तो दूसरे कटोरा का हमको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। तो जाहिर सी बात है, जैसे हम 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे जब कटोरे वाले जल को गर्म करते हुए, तो वहां पर क्वथन शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके 10, 15, 20, 25 मिनट में क्या होगा, सारा का सारा जो कटोरा का जल है ना, वो गायब हो जाएगा। मतलब उसका क्वथन हुआ और जल खत्म, सारा का सारा वेपर बन गया, भाप बन गया। बट जो दूसरे कटोरे में जल रखा हुआ है, उसका हो रहा है वाष्पन, ठीक है। उस वाष्पन होने के कारण क्या है कि वह एक ज्यादा समय लेगा, जल जो है भाप बनने में, वाष्प बनने में ज्यादा समय लगेगा वाष्पन। तो वाष्पन एक स्लो प्रोसेस है और क्वथन एक फास्ट प्रोसेस है। वाष्पन एक क्या बोल सकते हैं, धीमी प्रक्रिया है और क्वथन जो है वह तेज प्रक्रिया, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हमने बताया कि वाष्पन जो है कमरे के ताप से लेकर के, है ना, कमरे के ताप से लेकर के सभी तापों पर होता है। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, सपोज कमरे का ताप कितना होता है, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तापमान से लेकर 15, 20, 25, 30, 40, 50, 45, 60, 70, 80 सब पर होगा वाष्प। बट क्वथन जो होता है ना, उसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर होता है जो समान वायुमंडलीय दाब पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमने क्या कहा, वाष्पन कमरे के ताप से लेकर के सभी ताप पर होता है, जबकि क्वथन जो है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। देखो वाष्पन जो है वो एक पृष्ठीय घटना है। पृष्ठीय घटना कहने का मतलब क्या है कि एक का 2 थाली लो, सेम आकार का 2 थाली क्यों लेंगे, एक थाली लो और एक कटोरा लो, दोनों में सेम मात्रा में जल भर दो और दोनों को छोड़ दो। हम क्या देखते हैं कि थाली वाला जल जल्दी क्या होगा, हमारा वाष्पन उसका हो जाएगा। तो इसका रीजन सिंपल सा है, यहां पर देख लेते हैं ना, रीजन सिंपल से है। देखो थाली का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, यहां पर देखना जरा, थाली का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्यादा है,
जबकि कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, जल दोनों में सेम रखा है हमने, ठीक है जी। इसका ये हो सकता है ज्यादा, गिलास ही ले लो जल के लिए, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, तो यहां से भी जल जाएगा, यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, यहाँ। जबकि यहाँ पर देखो ग्लास के अंदर से यहाँ से बस इतना ही से जगह जल के वाष्पन के लिए मिलता है, जिसके कारण इसका वाष्पन स्लो होता है। तो वाष्पन एक पृष्ठीय घटना है, जबकि क्वथन क्या होता है, द्रव के संपूर्ण भाग से होता है। तो अगर हम क्वथन की बात करेंगे तो यहाँ पर सपोज हमारे पास एक बर्तन है इस प्रकार से, और इसके नीचे हमने लगाया आग, तो ये जल भरा हुआ है, तो यहाँ जल क्वथन यहाँ से भी आगे होगा, और जो वाष्प है वो बाहर निकलेगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा। तो क्वथन द्रव के हर एक भाग से होता है। वाष्पन जो है वह एक पृष्ठीय घटना है, क्वथन जो है वह पूरे द्रव से होता है। बातें समझ में आगे चलो। जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो वाष्पन की गति बढ़ जाती है, ताप में वृद्धि करेंगे तो वाष्पन की गति बढ़ जाएगी, लेकिन क्वथन का कोई गति नहीं बढ़ता है। क्वथन हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है, समान वायुमंडलीय दाब पर। इतनी बातें क्लियर है। वाष्पन जब होता है तो ठंडक उत्पन्न होता है, जबकि क्वथन होने में किसी प्रकार का ठंडक उत्पन्न नहीं होता है। तो ये वाष्पन और क्वथन में अंतर था। आई होप तुमको समझ में आया होगा। तो देखो रटने की जरूरत नहीं है, बातों को समझते चलो ना, तो रटने की जरूरत ही नहीं है। बातें क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे है घनत्व। घनत्व क्या होता है? देखो घनत्व हमने पहले भी बताया था कि सपोज हमारे पास ये एक ठोस का टुकड़ा है, अभी समझ लेना, यह द्रव का टुकड़ा है, और ये क्या है, गैस का टुकड़ा है। अब ये गैस वाला हो सकता है, तुमको नहीं दिख रहा हो तो हम यहीं पर बना दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर एक बर्तन है जिसमें गैस के पार्टिकल्स, तो गैस के पार्टिकल कुछ इस प्रकार से रहेगा। चलो अब हम ये मान के चलते हैं कि बर्तनों का आकार, ये जो टुकड़ा लिया है हमने ठोस द्रव गैस का, सबका आकार समान है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ठोस के एक छोटे से भाग में जो कणों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। तो कणों की संख्या ज्यादा है मतलब कणों का द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। द्रव के एक छोटे से भाग में ठोस से कम कण पाया जाता है, और गैस में छोटे से भाग में बहुत कम कण पाया जाता है। तो घनत्व का अगर डेफिनेशन देखेंगे ना, तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन में कणों का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। मतलब किसी पदार्थ के छोटे से छोटे भाग में जो कणों की संख्या होता है और उसका द्रव्यमान होता है, उसी को घनत्व बोलते हैं। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर एक छोटे से भाग में कणों की संख्या ज्यादा है, कणों का द्रव्यमान ज्यादा है, तो बड़े भाग में भी ज्यादा होगा। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ठोस का घनत्व जो है वो बहुत ज्यादा होता है, द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, और सबसे कम घनत्व जो है वो गैस का होता है। बातें क्लियर है? चलो जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाएंगे। द्रव्यनांक और क्वथनांक। तो गैस का जो द्रव्यनांक और क्वथनांक होता है ना, वह कमरे के ताप से हमेशा कम होता है। कमरे का ताप कितना बोले तो 25 डिग्री, 27 डिग्री, 30 डिग्री, यही आसपास में अराउंड में होता है, ठीक है। कहीं कहीं 35 डिग्री भी होता है, तो इससे कम ही होगा। तो द्रव का द्रव्यनांक और क्वथनांक होगा कमरे के ताप से कम होगा। आगे देखो संप्रेरता। संप्रेरता का मतलब होता है दबाना, कंप्रेसित करना। ये हमने जाना है। वो जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था, गैसों को कंप्रेसित किया जा सकता है, मतलब दबाया जा सकता है। कैसे जान सकते हैं? तो सपोज हमारे पास क्या है, ये देखना जरा। चलो भाई बन जा यार। ये सिरिंज है हमारे पास, ये इसका पिस्टन है, ये दबाने वाला पार्ट है, और इसका नीचे वाला भाग। तो ये हो गया सिरिंज। क्या हो गया तुम्हारा? सिरिंज। अब 3 सिरिंज लेने, कितने सिरिंज लेने? 3 में। एक में हमको भरना है मिट्टी। क्या भरेंगे? मिट्टी। अच्छा, इसको पैक कर देना, तो किसी भी तरह से पैक कर देना। एक में मिट्टी भरना है, दूसरे में जल भरना है, और तीसरे में क्या भर लेंगे अपन? तीसरे में भर लेंगे हवा। हवा मतलब कुछ भी नहीं भरेंगे, तो हवा तो पहले से भरा होगा। भरा, इसको निकालना है पहले ऊपर, गौर से देखना, यहाँ पर देखना, इसको निकाल लेना, पिस्टन को ऊपर खींचना है, और इसमें मिट्टी भर देना है यहाँ तक, ठीक है। फिर दूसरे वाले सिरिंज में जाएंगे, सेम काम करेंगे, जल इतना तक भर देना है, और फिर पिस्टन को डाल देना है। फिर तीसरे वाले में जाएंगे, उसमें कुछ नहीं भरेंगे, और पिस्टन को डाल देना। तीनों को बारी बारी से दबाने का प्रयास करना है। तब तीनों को दबाएंगे तो होगा ये कि जो हवा वाला सिरिंज है उसको तो दबा सकते हैं, बट मिट्टी और जो जल वाला सिरिंज है उसको हम लोग नहीं दबा सकते। तो इसका मतलब क्या, हवा वाले सिरिंज में कंप्रेसित हो सकता है, मतलब हवा को कंप्रेसित किया जा सकता है, गैसों को कंप्रेसित किया जा सकता है। एक सिंपल सा उदाहरण है, देखो ये जो गैस सिलेंडर है ना तुम्हारा, और गौर से देखो यहाँ पर, ये जो गैस सिलेंडर है, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, 15 केजी गैस भर सकते हैं, और 1 केजी गैस में भी पूरा पूरा सिलेंडर भरता है, और 15 केजी गैस में भी पूरा पूरा सिलेंडर ही। कारण क्या है, गैस को कंप्रेसिव क्यों किया जा सकता है? देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, गौर से देखना, ये तुम्हारा जो है ये ठोस का पार्टिकल्स, ये तुम्हारा जो है ये द्रव का पार्टिकल्स, और ये तुम्हारा जो है वो गैस के पार्टिकल्स।
तो हमको तीनों में अंतर क्या नजर आ रहा है? तीनों में अंतर ये नजर आ रहा है कि ठोस के पार्टिकल बिल्कुल सटे हुए पास पास है। अब एक बात बताओ, कंप्रेसित करने का मतलब, दबाने का मतलब है कि कणों को और पास लाना। अब ठोस के जो कण है वो पहले से पास पास है, तो हम उसको और कैसे पास ला सकते हैं? नहीं ला सकते। द्रव के पार्टिकल ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर है, तो इसको थोड़ा पास लाया जा सकता है, बहुत कम, इसका भी कंप्रेशन नहीं होता है। जबकि अगर हम गैस की बात करें तो पार्टिकल्स बहुत दूर है, एक दूसरे के बीच में अंतराण्विक स्थान बहुत ज्यादा होता है, तो इस स्थान को जब दबाएंगे तो ये क्या होगा, ये जो स्थान दिख रहा है तुमको एक दूसरे के बीच, ये जो स्थान दिख रहा है ये कम होता जाएगा, जिसके कारण गैसों का कंप्रेशन संभव हो पाता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, ये समझ लेते हैं। देखो, पदार्थ की तीन अवस्थाओं के बारे में हमने बात किया है। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, यानी कि गैस अवस्था। तो हमने पदार्थ की तीन अवस्थाओं के बारे में बात किया, जैसा कि यहाँ पर है। तो सबसे पहला हमने क्या बताया तुमको, जरा बताओ। ये बताया हमने, ये है तुम्हारा ठोस, ये है हमारा द्रव, और ये है हमारा गैस, ये गैसियस स्टेट। तो इसका उदाहरण ही ले लेते हैं ना। सपोज बर्फ है ये हमारा, जो सॉलिड है, फिर ये पानी है जो लिक्विड है, देन वाष्प है जो हमारा क्या है, गैस, गैसियस स्टेट में। अब होता यह कि ये है कि हम बर्फ को पानी बना सकते हैं, पानी से वाष्प बना सकते हैं, वाष्प को पानी बना सकते हैं, फिर पानी से बर्फ बना सकते हैं। कैसे, आ जाओ समझते हैं। इस बर्फ को जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये जाहिर सी बात है, बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी बनेगा। फिर पानी को जब अपन गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, वाष्प बनेगा, ठीक है, वाष्प बनेगा। फिर अगर उल्टा करे, वाष्प को ठंडा करे तो यहां पर क्या होगा, पानी बनेगा। और फिर पानी को और ज्यादा ठंडा कर दे तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाता है, पानी को ठंडा करने पे बर्फ बने। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है कि ठोस को यदि हम गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदलता है, द्रव को जब गर्म करते हैं तो वो वाष्प में बदलता है या गैस में बदलता है। फिर यहाँ पर जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो वो द्रव में बदलता है, और जब हम द्रव को ठंडा करते हैं तो वो ठोस में बदलता है। अब ये होता क्यों है, पदार्थों का अवस्था परिवर्तन क्यों होता है, और ये गर्म और ठंडा करने पर ही क्यों होता है, अब बात करते हैं। यहाँ पर हमने क्या कहा बाबू, ये जो होगा ना, ये जो होगा, ये ठोस के पार्टिकल्स कुछ इस प्रकार से होगा एक दूसरे के पास, द्रव के पार्टिकल्स कुछ इस प्रकार से होगा एक दूसरे के पास, और गैसियस के पार्टिकल कुछ इस प्रकार से होगा एक दूसरे के पास। बातें समझ में आ गई? होता यह है कि जब हम ठोस को गर्म करते हैं ना, तो इस कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो धीरे धीरे कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि कणों के पास ऊर्जा आती है, और कणों के पास ऊर्जा आएगी तो कण तेजी से कंपन करने लगेंगे। कंपन करने के कारण होगा क्या, कि ठोसों के बीच में जो आकर्षण बल है वो क्या होगा, वो कम होगा। कम होने के बाद क्या होगा, अंतर आणविक स्थान बढ़ेगा। जैसा कि मतलब इस तरह से ये एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा दूर जब हट जाएगा सारे के सारे कण, तो ये क्या होगा, द्रव में बदल जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब जब द्रव को गर्म करेंगे तो फिर यही बात होगा, इसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है, इसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है ठोस के कणों के बीच में, वो और ज्यादा कमजोर होगा, जिसके कारण ये जो पार्टिकल्स है, कण है, एक दूसरे से और दूर जाएगा, और ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, और यह वाष्प में बदल जाएगा। ठीक, इसका उल्टा करते हैं। जब हम ठंडा करेंगे तो क्या होगा, कणों के बीच, कणों के पास जो ऊर्जा है वो कम होता जाएगा, कणों का आकर्षण बल धीरे धीरे बढ़ेगा, और ये द्रव के फॉर्म में चला आएगा। आकर्षण बल बढ़ेगा तो एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे के पास आया तो द्रव के रूप में बदल गया। फिर और ठंडा किए तो आकर्षण बल और बढ़ा, आकर्षण बल और बढ़ा तो अंतर आणविक स्थान कमेगा, यानी कणों के बीच का जो स्थान है वो कमेगा, और कणों के बीच का स्थान जब कमेगा तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा तुम्हारा इसमें, उसमें बदल जाएगा, यानी बर्फ बन जाएगा। पानी है तो बर्फ बन जाएगा। बातें समझ में आ गई? चलो जी, उष्मा और ठंड का प्रभाव, ये तो अभी अभी हमने पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में सेम बात तो पढ़ा है। यहाँ पर एक बात है जो समझना है, उष्मा और ठंड के प्रभाव को समझने के लिए दो बात समझना है, एक होता है प्रसार, दूसरा होता है संकुचन। देखो, प्रसार का मतलब होता है फैलना, और संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। प्रसार का मतलब फैलना और संकुचन का मतलब है, देखो जब हम गैस को गर्म करते हैं ना तो उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा है और ज्यादा बढ़ जाती है। तो पहले से ही गतिज ऊर्जा उसकी बहुत ज्यादा होती है, आकर्षण बल होता ही नहीं, बट जब गैस को हम लोग गर्म करते हैं ना, उसके कणों की गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और कण जो है एक दूसरे से बहुत तेजी से दूर हटने लगते हैं। तो इस वजह से गैसों का प्रसार संभव है, और बहुत ही तेजी से होता है, गैसों का प्रसार बहुत तेजी से होता है। दूसरी बात, ठंडा करेंगे तो क्या होगा, ठंडा करेंगे तो गैस, अब देखो गर्म किए तो क्या होगा, कणों का गतिज ऊर्जा बढ़ गया, तो कण एक दूसरे से दूर जाने लगा। जब ठंडा करेंगे कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, और कण एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे, तो गैसों का प्रसार और संकुचन संभव है। देखो, प्रसार और संकुचन क्यों संभव है, यहां से समझो।
यहां से समझ लेते हैं। तो सपोज ये हमारे पास दो गैस के पार्टिकल्स है, इतने हटे हुए। अब होगा क्या, जब इसको अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे, इतने पहले से हटे हुए, जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये इसके पास और गतिज ऊर्जा आ जाएगी और ये कंपन करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे एक दूसरे से और दूर जाना शुरू कर देगा। ये दूर जितना ज्यादा गर्म करेंगे उतना दूर एक दूसरे से जाता चला जाएगा। ये प्रसार हो गया। जब ठंडा करेंगे तो जब इतने नजदीक है, ठंडा करेंगे तो क्या होगा, इसके कणों के बीच में आकर्षण बल बढ़ेगा। आकर्षण बढ़ने के कारण क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएगा और इस प्रकार से ये गैस जो है वो द्रव में भी बदल सकता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। मतलब कहने का ये है कि उष्मा और ठंड के प्रभाव से गैस जो है वो प्रसारित होती है और फिर संकुचित होती है। इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो जी, गैसों का मिश्रण। अब गैसों का मिश्रण का मतलब होता है गैसों का आपस में मिल जाना, या हम लोग इसको विसरण भी बोलते हैं। दो गैस आपस में उसके घनत्व में अंतर हो तो भी क्या होता है, मिश्रित हो जाता है या गैसों का विसरण होता है। जैसे अगर हम हवा देख ले तो हवा में बहुत सारी गैसें क्या है मिली, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और सारी की सारी गैसें क्या है एक दूसरे में मिश्रित है। तो गैसों का मिश्रण या गैसों का विसरण संभव है, ये बात समझ लो। गैसों का संघनन। अब सबसे पहले यहाँ पर संघनन का मतलब क्या होता है ये हमको समझ, फिर ना समझेंगे गैसों का संघनन। देखो जब ठोस को हम लोग गर्म करते हैं ना तो वो द्रव में बदलता है। देखो गौर से समझना, क्या है संघनन, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठोस को जब हम लोग गर्म करते हैं, ठोस लो, और इसको जब हम अपन गर्म करेंगे तो ये बनेगा तुम्हारा द्रव, और द्रव को जब गर्म करेंगे तो ये बनेगा तुम्हारा गैस। अगर जल है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, वाष्प। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पर होगा क्या, अगर हम वाष्प को ठंडा करें तो क्या बनेगा, ये द्रव बनेगा। तो वाष्प को ठंडा करेंगे तो द्रव बनेगा। क्यों बनेगा, बात समझो। वाष्प यानी गैस, गैस के जो कण होंगे ना वो कुछ इस प्रकार से दूर दूर हटे होंगे। इस कणों के बीच में आकर्षण बल क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है, और अंतराणविक स्थान ज्यादा होगा। जब इसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे कण एक दूसरे के पास आते जाएंगे, मतलब आकर्षण बल बढ़ता जाएगा, अंतर आणविक स्थान कमता जाएगा, जिसके कारण ये जो है द्रव में बदल जाएगा। बट ये तो हमने समझाया कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से फिर द्रव कैसे बनता है। संघनन क्या होता है, देखो किसी पदार्थ का गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में बदलना ही संघनन कहलाता है। बातें समझ में आ गई, नहीं समझ में आए, एक सिंपल सा उदाहरण है जो तुमको हम बता ही देते हैं। एक गिलास लो, ठीक है, ये गिलास लो, और गिलास लेने के बाद क्या करना है, ठंडा ले आओ, है ना, जो भी कोल्ड ड्रिंक होता है ना, कोल्ड ड्रिंक जो ठंडा हो, तो कोल्ड ड्रिंक लेकर, सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आओ और इस गिलास में भरो। अब इस गिलास में भरने के बाद कुछ ही देर के बाद, तुरंत, कुछ ही, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि 10 मिनट 5 मिनट, तुरंत डालो, तुरंत होगा क्या, गिलास के बाहरी गिलास पर जल की कुछ बूंदे नजर आने लगेगी। आता है क्या, आता है क्या, हाँ बिल्कुल आता है। अब ये जल की, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा गिलास टूटा फूटा हुआ है, बिल्कुल नहीं टूटा फूटा है। तो ये जल की जो बूंदे है ये कहां से आई, ये जल की जो बूंदे है ना ये हमारे वातावरण में होता है, ये वाष्प के फॉर्म में आसपास में जल की बूंदे थी। अब जैसे ही, अब चूंकि जल की बूंदे तो थी बट उसके कण बहुत ज्यादा गतिशील थे, क्योंकि उसके पास जो है हीट एनर्जी ज्यादा थी, जिसके कारण जो कण है बहुत ज्यादा गतिशील। अब इसके गिलास में जैसे हमने ठंडा पानी डाले या सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक डाले या बर्फ डालो, कुछ भी डालेंगे, तो गिलास के आसपास का वातावरण क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद जो जितने भी गिलास के सराउंडिंग है, चारों तरफ जितने भी पानी के कण है, वाटर मोलिक्यूल्स है, वो आकर के संघनित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संघनित हो जाएंगे। मतलब कहने का है कि वह टेम्परेचर कम होने के कारण गैस अवस्था से वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाएगा, और वही द्रव को हम लोग गिलास के बाहरी सतह पर देखते हैं। और ये एक आम घटना है, सबके साथ होता है ना। तो इस घटना से तुम समझ सकते हो कि जब भी हम कोल्ड ड्रिंक या ठंडा जल गिलास में भरते हैं तो उसके बाहरी सतह पर जल की बूंदे कहां से आती है। तो आपके बाद याद रखना, जल टूटा, ये गिलास टूटा फूटा नहीं है, जल कहां से आ रहा है, तुम्हारे वातावरण से आ रहा है। तो संघनन किसको बोलेंगे, गैसों का संघनन। पदार्थ के गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना पदार्थ या गैस का संघनन कहलाता है। पदार्थ के गैस अवस्था का, पदार्थ का गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना संघनन कहलाता है। बातें समझ में आगे, चलो जी आगे देखिए, गैस का दाब। अब देखो हमको क्या पता क्या है कि अपन यहाँ पर शायद हमारे पास सिलेंडर, हाँ सिलेंडर है हमारे पास, तो ये एक हमारे पास सिलेंडर है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें हमने गैस डाला, इसमें हमने गैस डाला, तो ये जो गैस के पार्टिकल्स है ना बहुत ज्यादा एक्टिव होता है,
इसके बीच में आकर्षण बल तो होता नहीं है कि एक दूसरे को पकड़ के रखेगा। इसको अगर कहीं पर रख दे, ये ठोस है, इसको अगर कहीं पर रख दे तो ये अपने जगह पर एकदम मस्त मौला सोया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। गैस के जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा नोटी होता है, नटखट होता है। इसको जब गैस के सिलेंडर के अंदर भी डालते हैं ना, तो ये क्या करता है, ये टकराता रहता है, एक दूसरे से टकराता है, और इस गैस के जो कंटेनर है उस पर क्या करता है, एक दाब डालता है, एक बल लगाता है। इस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, गैसीय दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैसीय दाब बोलते हैं। तो परिभाषा देख लो यहां से, बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा लगाए गए बल को गैस का दाब कहते हैं। ठीक है, मतलब इस बर्तन के हर छोटे से छोटे भाग पर गैस के कणों के द्वारा एक बल लगाया जा रहा है, जिसको हम लोग गैस दाब बोलते हैं। हमने क्या कहा, किसी बर्तन के इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा लगाए जाने वाले बल को गैस का दाब कहते हैं। तो ये जो बर्तन है, इस बर्तन के हर एक छोटे से छोटे भाग पर गैस के द्वारा एक दाब लगाया जाएगा, जिसको हम लोग गैसीय दाब कहते हैं। अब हमको एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसको देखना है, देन आगे हम बात करेंगे कुछ और बातों के बारे में। चैप्टर के अंतिम पड़ाव में है, और इसके कुछ और कॉन्सेप्ट के जानने के बाद ये चैप्टर फाइनली हमारा खत्म हो जाए। तो यहाँ से मुश्किल से तुम्हारा जो है ना आधे घंटा का क्लास बचा हुआ है, तो फिर अगर यहाँ तक देख रहे हो ना तो आगे भी देख लो, मजेदार कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको समझना है कि द्रव्यनांक क्या होता है या द्रवण क्या होता है। देखो, द्रव्यनांक और द्रवण हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि अभी के जस्ट तुरंत बाद हमको द्रवण की गुप्त ऊष्मा हमको समझना है। अब अगर द्रव्यनांक ही नहीं पता है, द्रवण ही नहीं पता है, तो द्रव्यनांक की गुप्त ऊष्मा, द्रवण की गुप्त ऊष्मा हम लोग को कैसे समझ में आएगा। तो बड़ा ही सिंपल है, द्रवण कहते किसको है। देखो, किसी ठोस का द्रव में बदलना द्रवण कहलाता है। हमने क्या कहा, किसी ठोस का द्रव में बदलना द्रवण कहलाता है। जैसे अगर हम बर्फ को गर्म करें, तो बर्फ को गर्म करने पर, या अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी बर्फ को निकाल के रख दो ना, तो ये धीरे धीरे द्रव में बदल जाता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है बर्फ का द्रव में बदलना, यही प्रक्रिया जो है वो द्रवण कहलाती है। समझ में आ गया। अच्छा, ये जो जिस टेम्परेचर पर होता है द्रवण, द्रवण जो है जिस ताप पर होता है वह ताप द्रव्यनांक कहलाता है। बातें समझ में आ गई। ठोस का द्रव में बदलना द्रवण कहलाता है, और द्रवण जिस टेम्परेचर पर होता है वह उस पदार्थ का या उस द्रव का, उस ठोस का क्या कहलाता है, द्रव्यनांक कहलाता है। बातें समझ में आ गई होगी। आई होप बातें तुमको यहाँ से समझ में आ गई। बातें समझ में आ गई तो आगे बढ़े। अभी अब देखना है हमको द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या होता है। अब इसके लिए हमारे पास कुछ सेटअप है, इस सेटअप पे चलेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि द्रवण की गुप्त ऊष्मा है क्या। आ जाओ जी बात करें। तो यहाँ पर हमारे पास एक पूरा का पूरा सेटअप है, और इस सेटअप के बारे में हमको यहाँ पर क्या बात करनी है। इसमें तुमको क्या क्या दिख रहा है इसके बारे में सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये है हमारा थर्मामीटर। क्या है ये, थर्मामीटर। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, कोई बर्तन बोल सकते हैं, बर्तन है तो बर्तन ही बोलेंगे। इसको बोलेंगे आइस क्यूब, यानी कि ये हमारा बर्फ है। ये एक स्टैंड है जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है रखने वाला, और यह एक उष्मक है। मतलब देखो, ये आग है, सिंपल सी बात रखो ना, ये आग है। ये सेटअप हमने तैयार क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमको समझना है द्रवण की गुप्त ऊष्मा होता है। तो हमने एक बीकर में, एक बर्तन में बर्फ लिया है, उसके नीचे हमने आग लगाया है। अब होगा क्या, हमको पता है कि जो बर्फ का टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री से कम होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद क्या होता है ना, बर्फ द्रव में बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा इस बर्फ का तापमान या टेम्परेचर, जब थर्मामीटर उसके अंदर डालेंगे तब। लेकिन जैसे ही हमने इसके नीचे में आग जलाया, अब इसका टेम्परेचर राइज करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और ये आके यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पे आके अटक जाएगा। कितने डिग्री सेल्सियस पर, आग निरंतर जल रहा है नीचे, आग बंद नहीं हुआ है। हमने ऐसा नहीं कि आग बंद कर दिया तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आगे अटक गया, आग जल ही रहा है, बट टेम्परेचर तुम्हारा अब नहीं बढ़ रहा है। अब उष्मा तो हम दे रहे हैं, टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए। 0 डिग्री से जो कम था वो तो 0 डिग्री तक आया, मतलब टेम्परेचर तो बढ़ा। तो अब जो उष्मा दे रहे हैं वो उष्मा जा कहाँ रहा है। तो हमको यहाँ से समझना होगा, जब बर्फ जो है ना, बर्फ के कणों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। तो ये जो है, ये है बर्फ के कण। तो बर्फ के कण थोड़ा सा नजदीक होगा, तो इसमें और नजदीक नजदीक कर दो। तो ये कुछ बर्फ के कण ऐसे होते हैं, मतलब बिल्कुल पास पास में सटे सटे होते हैं, और इसके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। अब अगर बर्फ को हमको द्रव में बदलना है, तो उसको द्रव में बदलना है, तो कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसको तोड़ना होगा, मतलब इस आकर्षण बल को कम करना होगा। तरीका क्या है, गर्म करेंगे, जो कण है वो उसमें कंपन बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो धीरे धीरे कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो कमजोर होगा और वह द्रव में बदलेगा। अब जो उष्मा यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा, अब जो उष्मा हम दे रहे हैं ना, गर्मी जो दे रहे हैं ना, वो कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसको कमजोर करने के लिए खर्च हो रहा है। ठीक है, तो ये यहां से तुमको समझ में आया कि उष्मा जा रहा है। अच्छा, जितना उष्मा
इस पूरे बर्फ को, सपोज ये बर्फ हमारा 1 केजी है, कितना है 1 केजी, तो इस 1 केजी बर्फ को द्रव में बदलने के लिए, पानी बनाने के लिए जितने उष्मा की आवश्यकता होगी, उसी उष्मा को हम लोग बोलेंगे द्रवण की गुप्त उष्मा। आते समझ में आ गई। इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाओ, देख लो यहाँ पर दिया हुआ है, जिस सिंपली ये तो द्रव का क्वथनांक हो गया ना, द्रवण की गुप्त उष्मा यहाँ पर। तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके द्रव्यनांक पर, अब जैसे पानी की केस में बात करें तो पानी का द्रव्यनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 1 केजी ठोस को सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उसके द्रव्यनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे द्रवण की गुप्त उष्मा कहते हैं। यहाँ पर अगर हम जल की स्थिति की बात करें, आ जाओ बर्फ के बारे में बात करें, तो 1 केजी बर्फ को सामान्य वायुमंडलीय दाब पर ठोस से द्रव बनाने के लिए 3.347 इंटू 10⁵ जूल उष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए बर्फ के लिए द्रवण की जो गुप्त उष्मा है वो 3.347 इंटू 10⁵ जूल। क्लियर है बातें, द्रवण की गुप्त उष्मा। चलो जी आगे बढ़ जाए। फाइनली हमारे पास है द्रव का क्वथनांक क्या होता है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि द्रव का क्वथनांक क्या होता है। देखो, द्रव जब उबलना शुरू करता है तो उस घटना को हम लोग क्वथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वथन बोलते हैं। द्रव जब उबलने लगेगा, पानी लो, पानी को आग के ऊपर रखो, आग के नीचे तो रखेंगे नहीं ना, आग के ऊपर रखो, तो पानी क्या होगा, कुछ समय बाद जैसे ही उसका टेम्परेचर 100 डिग्री पे जाएगा, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, पानी उबलना शुरू कर देगा और पानी में से बुलबुले उठना शुरू हो जाएगा, पानी भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना पानी उबलने का, इसको बोलते हैं क्वथन। अब हमने क्या बताया कि पानी जो उबलेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, जल की स्थिति की बात कर रहे हैं। तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है, ये क्या है? जल का क्वथनांक है। मतलब किसी भी द्रव का उबलना जो है वह क्वथन कहलाता है, और क्वथन जिस ताप पर होता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। बातें समझ में आ गई? ये क्वथन और क्वथनांक तुमको समझ में आ गए। अब हमको समझना है वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या होता है। अब जरा यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास पूरा का पूरा डायग्राम है। इस डायग्राम को पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, देन हम बात करेंगे कि द्रवण की गुप्त उष्मा क्या होता है। ये लो जी आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, ये फिर से हमारे पास थर्मामीटर है। क्या है ये थर्मामीटर है। ये हमारे पास फिर से बीकर बोल लो या बर्तन बोल लो, बर्तन है। ये फिर से स्टैंड है। ये तो पता है तुमको क्या है, आग है। ठीक है, इतनी चीज यहाँ पर, इतने उपकरण हमको यहाँ पर आवश्यकता है। यहाँ पर हो क्या रहा है वो समझते हैं। हमने क्या किया कि इसमें कुछ जल लिया। जल कितना लिया? सपोज हमने 1 केजी जल लिया। यहाँ पर कितना है? 1 केजी जल है। उसके नीचे में आग लगाया, और आग लगाने के बाद होगा क्या कि जैसे ही आग लगाएंगे धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ेगा जल का, और ये जो टेम्परेचर है हम थर्मामीटर में स्पष्ट देख पाएंगे। टेम्परेचर कहां तक बढ़ेगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10, 50, 70, 80, 85 सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 100 तक बढ़ेगा। 100 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर जाएगा। कितना? ये 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाएगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाने के बाद वहां से टेम्परेचर तुम्हारा आगे नहीं बढ़ेगा। उष्मा हम दे रहे हैं नीचे से, ये आग को हमने बंद नहीं किया है, बस 100 डिग्री सेल्सियस जाने के बाद यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि अब जो उष्मा दे रहे हैं 100 डिग्री तक तो बढ़ा, वहां पर पता चल रहा है कि जो भी हम गर्मी दे रहे हैं वो जल के तापमान को बढ़ा रहा है, बट 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो उष्मा दे रहे हैं वो तो कहाँ जा रहा है? अब तो तापमान जल का नहीं बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ से द्रव के कण जो होते हैं ना, इसके कणों के बीच में कुछ इतना अंतर होता है। अभी मान के चलते हैं तो उसके कण जो है बिल्कुल सटे होते हैं, और द्रव के कणों के बीच में इतना अंतर होता है। अब अगर द्रव को वाष्प बनाना है या गैस के रूप में बनाना है तो इसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसको तोड़ना पड़ेगा, और अंतराण्विक स्थान को बढ़ाना पड़ेगा। आकर्षण बल कम होगा तो अंतराण्विक स्थान अपने आप बढ़ जाएगा। तो आकर्षण बल को अब जो उष्मा दे रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो उष्मा दे रहे हैं, यह द्रव के बीच में जो आकर्षण, द्रव के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और ये जो उष्मा है ना, वो जब भाप बनेगा, वही द्रव के कण या जल के कण वाष्प बनेगा ना, तो ये उष्मा वाष्प में रहता ही है। ये बात समझो, ये कहां पर रहेगा? वाष्प में रहेगा। इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जितना गर्म जल होता है उससे कहीं अधिक गर्म जो है उसका वाष्प होता है। अगर तुमको जल से जलाया जाए 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल है, और भाप से जलाया जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से आया है, तो भाप से जलन ज्यादा होगा, क्योंकि उस भाप में वाष्पन की गुप्त उष्मा है। आपके क्लियर है? यहाँ पर आगे आ जाओ। अगर परिभाषा की बात करें तो वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या होता है, हम क्या बोलेंगे? सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के 1 केजी को उसके क्वथनांक पर, ठीक है, उसके क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा
की मात्रा को उस द्रव का क्या बोलते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। आते समझ में आगे। यहाँ पर अगर जल की स्थिति की बात करेंगे तो जल के लिए क्या होता है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा देखो यहाँ पर 22.59 इंटू 10⁻15 जूल प्रति केजी होता है। इसका मतलब 1 केजी जल को समान वायुमंडलीय दाब पर जल से वाष्प में बदलने के लिए 22.59 इंटू 10⁵ जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगा। बातें क्लियर है, आगे बढ़ जाए। अब हमारे सामने प्रश्न है द्रवीकरण क्या होता है। देखो ठोस को हम अगर गर्म करते हैं ना तो द्रव में बदलता है, और द्रव को जब गर्म करते हैं तो वो बदलता है गैस। फिर गैस को ठंडा करते हैं तो द्रव में बदलता है, और द्रव को जब ठंडा करते हैं तो ठोस में बदलता है। तो जब द्रव को हम लोग ठंडा करते हैं तो वो, जब गैस को ठंडा करते हैं तो वो द्रव में बदलता है। यही प्रक्रिया द्रवीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रवीकरण। देखो यहाँ से दिया हुआ है ना, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में बदलता है, प्रक्रिया द्रवीकरण कहलाता है। यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में बदलता है, वो प्रक्रिया द्रवीकरण कहलाता है। जैसे कि गैस को यदि हम बदलना चाहे द्रव में तो उसको ठंडा करना पड़ेगा, और ठंडा करेंगे तो वो द्रव में बदलेगा, और ये पूरा प्रक्रिया द्रवीकरण कहलाता है। या इसको हम संघनन भी बोलते हैं ना, द्रवीकरण को ही संघनन बोलते हैं। चलो जी, द्रवीकरण तुमको समझ में आया। हिमांक क्या होता है, हिमांक का मतलब होता है वह ताप जिस पर द्रव जो है वो ठोस में बदलने लगता है, वह टेम्परेचर, वह ताप जिस पर द्रव जो है वो ठोस में बदलने लगता है, वह उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। और यह प्रक्रिया पदार्थ का जमना कहलाता है। आगे समझ में आ गए। हमने क्या कहा, वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलने लगता है वह उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है, और यह पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है यह द्रव का जमना कहलाता है। तो ये सिंपल सा है, अब तुम्हारे सिलेबस में है तो बात कर लेते हैं। तो द्रव का जमना हिमांक कहलाता है। द्रव के जमने का जो तापमान होता है उसको हिमांक कहते हैं, और द्रव जमने की द्रव का ठोस में बदलने की प्रक्रिया हमारा द्रव का जमना कहलाता है। तो अब हमारे सामने प्रश्न है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे। बहुत सिंपल है ये प्रश्न जो हमारे सामने है। सपोज हमारे पास जो है ना, हमारे पास x डिग्री सेल्सियस है, x डिग्री सेल्सियस को हमको चेंज करना है केल्विन में। तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, जो भी डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसमें हमको 273.1515 हमको जोड़ देना है। क्या करना है, 273.15 यहाँ से हमको ऐड कर देना है। तो सपोज हमारे पास यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इसको अपन दिखाना है केल्विन में। अच्छा, डिग्री सेल्सियस और केल्विन है क्या, डिग्री सेल्सियस और केल्विन जो है दोनों तापमान मापने का पैमाना है। ठीक है, अलग अलग जगहों पर कहीं पर डिग्री सेल्सियस का प्रयोग किया जाता है, कहीं पर केल्विन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 लेंगे और प्लस में 273.15 यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 373.15 केल्विन। तो इस प्रकार से डिग्री सेल्सियस से हम क्या कर सकते हैं, केल्विन में बदल सकते हैं। बट अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो क्या करेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं। बिल्कुल आसान है ये भी। तो यहाँ पर हमको सपोज हमारे पास 773.15 केल्विन ताप है, इसको हमको बदलना है डिग्री सेल्सियस। तो देखो अगर हमारे पास x केल्विन टेम्परेचर है, इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x लिखेंगे, प्लस माइनस करेंगे 273.15 और ये बदल जाएगा तुम्हारा डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था ये था ना, तो 773.15 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 773 ना, यहाँ से देखना जरा, यहाँ से देख लो, ये हमारे पास 773.15 केल्विन है टेम्परेचर, इसमें से हमको घटाना है 273.15। ठीक है, ये हम घटाएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदल सकते हैं और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में हम बदल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने है कि गैस और वाष्प में क्या अंतर है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो गैस और वाष्प में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है।
गैस गैस जो है ऐसे पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता है जो कमरे के टेम्परेचर पर, जो रूम टेम्परेचर पर गैस के अवस्था में ही रहता है। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये सामान्य कमरे के ताप पर गैस फॉर्म में ही रहता है। बट वाष्प ऐसे पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसे पदार्थ के गैसीय फॉर्म के लिए उपयोग किया जाता है जो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में रहता है। जैसे अगर हम बात करें जल कमरे के ताप पर क्या रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। लेकिन जिसका जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। तो बस इतना ही अंदर है। जो कमरे के ताप पर, ऐसा पदार्थ जो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में रहता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वाष्प शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे जल हो गया। और ऐसा पदार्थ जो कमरे के ताप पर भी गैस के फॉर्म में ही रहता है, गैस के रूप में ही मौजूद रहता है, ऐसे पदार्थों के लिए हम गैस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो गैस और वाष्प में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। आगे जाओ, उष्मा का अवशोषण। अब देखो, जितना भी पदार्थ होता है ना, जब उष्मा, जैसे हम अपना उदाहरण ले, जो हमारे ऊपर में जो भी कपड़ा पहने हुए हैं, तो जब उष्मा हमारे ऊपर पड़ता है ना, तो कुछ उष्मा जो है, उष्मा का मतलब गर्मी होता है, ये बात समझ लो। तो कुछ टेम्परेचर, कुछ ताप क्या करता है, कपड़ा ऑब्जर्व कर लेता है, या हमारे शरीर पे भी पड़ेगा तो कुछ टेम्परेचर हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा, ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, और कुछ टेम्परेचर रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उष्मा का ये होता है। बट यहाँ पर समझो बात को, जो गहरी या काली रंग की वस्तुएं जो होती है ना, या काला रंग का मनुष्य ही हो जाए, काले मनुष्य ही हो जाए, या गहरे काले रंग के कपड़े हो जाए, गहरे काले रंग की कोई भी वस्तु हो जाए, वह उष्मा को अवशोषित ज्यादा करती है। इसका मतलब क्या है, अगर हम कोई काला शर्ट पहने हुए हैं तो हमको गर्मी ज्यादा लगेगी। गर्मी ज्यादा क्यों लगेगी, जैसे हम काला शर्ट पहन के धूप में जाएंगे तो जो भी सूर्य से उष्मा निकलेगी वो हमारे शर्ट के द्वारा क्या होगा, अवशोषित कर लिया जाएगा पूरा पूरा। जैसे अवशोषित होगा तो गर्मी हमारे शरीर में बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे, अच्छा, काले रंग के साथ ये नहीं होता है कि तुम अगर मान लो जो ज्यादा कलरफुल कपड़ा पहनते हो, गहरे रंग का कपड़ा पहनते हो, जैसे कि लाल हो गया, ठीक है, एकदम लाल हो गया, ब्लू हो गया, नीला हो गया, काला हो गया, ये सब उष्मा को क्या करता है, बहुत ज्यादा अवशोषित करता है। तो अगर ये शर्ट पहन करके हम धूप में जाएंगे तो हमको गर्मी ज्यादा लगने वाला है। दूसरी ओर हल्के कलर वाले, यानी कि बहुत ज्यादा कलर ना हो तुम्हारे शर्ट के ऊपर, कपड़े के ऊपर में, तो वो उष्मा को कम अवशोषित करेगा, रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा। जैसे व्हाइट कलर का अगर शर्ट पहनो तो उष्मा को वह क्या करता है, बिल्कुल रिफ्लेक्ट ही कर देता है, वो अवशोषित करता ही नहीं। इस वजह से हमको गर्मी कम लगती है। इसलिए कई बार देखो, जो एलिवेस्टर्स का क्या होता है, घर बनता है, ऊपर में जब एलिवेस्टर डालते हैं तो उसको जो है ना व्हाइट कलर से पेंट कर दिया जाता है। जैसे व्हाइट कलर से पेंट करेंगे तो अधिकतर उष्मा का रिफ्लेक्शन हो जाता है और घर में गर्मी कम लगता है। तो ये बातें क्लियर है। चलो, ये प्रश्न का जवाब आई होप तुमको मिल गया होगा। गर्मी के मौसम में लोग सफेद कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं।